Good morning, everyone. Welcome to Learners Academy. Today we will start the analysis class of our test paper based on the chapter determinants. Okay. So there were 20 questions in all, each question carrying 1 mark each. And we can say that the paper was a moderate type of paper, not very difficult, not very easy, right? Okay, let us start. Question number 1. The equation of the line joining the points this and this is. ठीक है, 2 पॉइंट्स की बने हमको और 2 पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाली जो लाइन होगी उसकी इक्वेशन क्या होगी, ऐसा हमसे पूछा गया है। ठीक है, अब देखो, अगर ये क्वेश्चन अगर इस क्वेश्चन में अगर ये क्वेश्चन सब्जेक्टिव होता अगर ये क्वेश्चन सब्जेक्टिव होता तो फिर हम इसको मैट्रिसेस से करते अभी जैसे करके बताएंगे। बट क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव है, क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव है तो उसको क्या पता चल रहा है कि हम मैट्रिसेस से कर रहे हैं, उसको क्या पता चल रहा है कि हम मैट्रिसेस से कर रहे हैं। तो 2 पॉइंट से ज्वाइन करने वाली लाइन की इक्वेशन बनाना तो हमने स्ट्रेट लाइन चैप्टर में 11th में भी सीखा था, उस तरीके से भी कर सकते हैं। तो पहले मैट्रिसेस वाले तरीके से, मैट्रिसेस डिटरमिनेंट्स वाले तरीके से देखते हैं और फिर उस तरीके से देखते हैं ना। आप जो तरीका चाहो यूज कर सकते हो, आपको दोनों चीजें आनी चाहिए। आपको जिस चीज में आप क्विक हो, क्योंकि एमसीक्यू बेस्ड पेपर में आपको टाइम सेव करना है, वो आपकी पहली प्रायोरिटी है। जिससे आप ज्यादा सेविंग टाइम वाले तरीके से कर सकते हो, वो वाला तरीका आपको चूज करना है। तो पहले तो करते हैं अपन डिटरमिनेंट्स वाला तरीका। क्या करेंगे हमने क्या सीखा था कि अगर 2 लाइन है, 2 पॉइंट्स है, बेटा सपोज ये है 2,3 और ये है -1,2, -1,2, इन दोनों को ज्वाइन कर रही है ये लाइन। तो हम एक तीसरा पॉइंट मान लेंगे इन्हीं के बीच में कहीं पर भी x,y, राइट। अब ये तीनों पॉइंट्स क्या हो गए, कोलिनियर हो गए, और कोलिनियर पॉइंट्स से बनने वाले ट्राइंगल का एरिया क्या होता है, 0। वो कर दो बस, वहां से इक्वेशन मिल जाएगी, है ना। 3 कॉलिनियर पॉइंट से बनने वाले ट्राइंगल का एरिया 0 होता है, दैट वी नो। तो इन सी पॉइंट्स, लेट अस सपोज कि ये ए था और ये बी था और ये आर्बिट्रेरी पॉइंट जो हमने माना ये पी था। तो ट्राइंगल पी ए बी या एपीबी ट्राइंगल जो होगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल एपीबी जो होगा, विद द हेल्प ऑफ डिटरमिनेंट हम निकाल सकते हैं। वो निकाल के 0 रखो। जैसे पहला पॉइंट है 2,3, तो क्या लिखेंगे हम, इसके कोऑर्डिनेट्स कैसे सेट करेंगे, 2, 3, और तीसरा कोऑर्डिनेट क्या रखेंगे, 1। फिर दूसरा ले लो -1,2, 1, 0 नहीं 1, है ना। और आर्बिट्रेरी पॉइंट जो हमने लिया लास्ट में x,y,1, चाहो तो आप ये x,y,1 बीच में भी रख सकते हो, जैसे भी आपको सही लगे। और इसको किसके इक्वेट कर दो, 0 के इक्वेट कर दो, राइट। चलो आगे करते हैं इसको सॉल्व, और वहां से हमको इक्वेशन मिलने वाली है। ठीक है, तो हमेशा हमारी जो आदत है, जो हमको कन्वीनियंट लगता है, वो ये रखता है कि फर्स्ट रो से हम डिटरमिनेंट को एक्सपैंड करें, क्योंकि उसमें हमको साइन रट गए हैं करीब करीब, प्लस माइनस प्लस, है ना। तो रट गए हैं तो फिर उसी से शुरू करते हैं। 2 लेंगे हम, 2 × 1 -y × 1 क्या हो जाएगा, 2 × 1 = 2, 2 - y, तो यानी कि 2 × 2 - y सेकेंड। ठीक है, 3 से बताओ, 3 से इसको हेड किया, इसको हेड किया, इसको हेड किया, इसको हेड किया, तो -1 × 1 -x - 1, राइट। तो क्या हो जाएगा, ये 3 का माइनस साइन रहेगा पहली बात, और उसके बाद -1 × 1 -1 और -x, तो यानी -1 - x हो जाएगा, राइट। 3 का साइन माइनस रहेगा और -1 - x, अगेन फिर 1 का साइन प्लस में जाएगा, ठीक है। और इसको हेड किया, इसको हेड किया, तो -y - 2y, -y -2y -y -2y। तो ये तो हो गया ट्राइंगल का एरिया, और ये ट्राइंगल किससे इक्वेट करना है अपने को, मतलब ये ट्राइंगल का एरिया किससे इक्वेट करना है, 0 इम्प्लाइज। तो 2 2 = 4 -2y -3 -1 +3 -3 - x +3x +1 है तो अंदर का एज इट इज लिख दो, -y -2x = 0। एक्स वाली टर्म पहले लिख लो, एक्स वाली टर्म क्या है, 3x, वाई वाली टर्म बाद में लिखो, -2y -y माइनस नहीं -2x भी, सॉरी। तो सॉल्व करके लिखो फिर, 3x - 2x, केवल x बचेगा,
और -2y -3y और कांस्टेंट टर्म्स है हमारे पास 4 + 3 राइट 7 + 7 इक्वल्स टू 1 2 3 4 5 6 में से 3 टर्म्स। देखो ये ऑप्शन कहाँ है, x -3y + 7 इक्वल्स टू 0। अब +7 को उन्होंने उधर भेजा है तो ये क्या बन जाता है, x -3y RHS में स्टैंड कर दिया, स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं लिखी है तो -7, तो x -3y इक्वल्स टू -7। ऑप्शन नंबर बी, x -3y इक्वल्स टू -7। ठीक है, दिस इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी। देख लो, तो कोई डाउट? ठीक है, अब बात करते हैं कि सर मैट्रिसेस डिटरमिनेंट से करना नहीं हो तो, ट्रेडिशनल तरीके से करना हो तो, स्ट्रेट लाइन वाले कॉन्सेप्ट से, तो फिर क्या करेंगे, तो हम यूज करेंगे 2 पॉइंट फॉर्म ऑफ ए स्ट्रेट लाइन। टू, हाँ, 2 पॉइंट फॉर्म ऑफ ए स्ट्रेट लाइन, जो हमारे चैप्टर नंबर 10 स्ट्रेट लाइंस हमने क्लास 11 सीखा था। ठीक है, तो वो क्या था, y - y1 इक्वल टू, वैसे तो यहाँ पे स्लोप आता है लेकिन स्लोप गिवन है तो अच्छी बात है, नहीं गिवन है तो हम इस तरीके से निकालेंगे, y2 - y1 डिवाइडेड बाय x2 - x1 और मल्टीप्लाइड बाय x - x1। देखो इससे भी वही आता है क्या, तो y माइनस, दो पॉइंट्स कौन कौन से थे हमारे पास, 2,3 और -1,2। इधर लिख देता हूँ 2,3, दूसरा था, दूसरा क्या था -1,2, दूसरा था -1,2। ठीक है, तो y - y1 क्या रहेगा, y1, देखो ये रहेगा x1 y1, ये रहेगा x2 y2, तो y1 क्या रहेगा 3। अब y2 - y1 यानी 2 - 3 -1, x2 - x1 यानी -1 - 2 -3 इंटू x - x1, x1 क्या रहेगा 2। ठीक है, y - 3, ये 1/3 हो गया, प्लस हो गया, तो 3 को इधर मल्टीप्लाई करा दो और x - 2 यहाँ लिख दो। ठीक है, तो 3y - 3 इक्वल्स टू x -3y -9 इक्वल्स टू x - 2। सबको एक साइड लेके जाएंगे तो वही बनेगा, x - 3y, मतलब 3y को यहाँ ले आओ, -2 को वहां ले जाओ, तो -9 - 2 चेक करो वही आंसर आ रहा है। ठीक है, तो कोई फर्क नहीं पड़ता अगर हम इस तरीके से करके भी, हमको तो इक्वेशन बनानी है। ठीक है, एमसीक्यू बेस में इसको कौन सा पता चल रहा है कि विच मेथड वी हैव यूज्ड, कोई सा भी जिसमें आप कन्वीनियंट हो, जिसमें फास्ट हो, क्विक हो, वो वाला तरीका आप यूज करके इस क्वेश्चन का आंसर दे सकते। ठीक है तनीषा, ठीक है, समझ आया? बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2, if determinant 2451 equals to determinant 2x 4 6x, find the value of x। अब जल्दीबाजी में बच्चे क्या करते हैं, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को मैच कर देते हैं, एस एस, बट ये मैट्रिसेस नहीं है, ये क्या है, डिटर्मिनेंट है, ये डिटर्मिनेंट है भाई। यहाँ पे आप ऐसे नहीं कर सकते, अगर आप जल्दीबाजी में ऐसे कर दोगे तो x की वैल्यू 1 आएगी, आएगी, देखो पहला ही ऑप्शन रखा है उसने कि जल्दी जल्दी आप गलती करो और जल्दी जल्दी आपके मार्क्स जाए, है ना। अच्छा, अगर आपने यहाँ से कनेक्ट किया तो भी x की वैल्यू 1 है भाई। कई बार क्या होता है, एक्स एक्स की टर्म्स को भी अगर अपन कनेक्ट करें तो भी x की वैल्यू 1 यहाँ से भी बना रही है, यहाँ से भी बना रही है, तो फिर तो ऐसा लगता है 100% 1 है अब तो। ठीक है, लेकिन अगर आप इस तरीके से भी चल रहे हो, गलती से आपने इसको मैट्रिक्स से समझ भी लिया और ऐसे भी चल रहे हो, तो भी आपको पकड़ लेना चाहिए था कि कुछ तो गड़बड़ है। पता है कैसे, 4 से 4 मैच कर रहा है लेकिन 5 से कहाँ 6 मैच कर रहा है, सारे कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल होने चाहिए ना, तो अगर एक भी अनइक्वल है, एक भी अनइक्वल है, दैट मीन्स कुछ तो गड़बड़ है। एक्चुअली ये मैट्रिसेस नहीं, ये क्या है, डिटर्मिनेंट है। तो डिटर्मिनेंट सॉल्व करेंगे हम, कैसे सॉल्व करते हैं, 2 × 1 - 5 × 4 क्या होगा, 2 2 1 जा 2 -5 4 जा 20, इधर आओ, 2x × x 2x² -24। ठीक है, 2 - 20 बिकम्स माइनस का 18, राइट, और 2x² -24 एज इट इज, तो एक साइड लेके जाओगे तो इट बिकम्स 2x² इक्वल्स टू -24, इधर आएगा 24 - 18 6, x² इक्वल्स टू 3, x इक्वल्स टू, बोलो
√3 ऑप्शन में है, बट इससे भी सही ऑप्शन क्या है, प्लस और माइनस √3। ठीक है ना। तो ऑप्शन वो चूज नहीं करना है जो सही है, ऑप्शन वो चूज करना है जो सबसे सही है। √3 भी सही था, गलत तो ये भी नहीं था √3 भी, लेकिन एक बार मैंने हमेशा कहा एमसीक्यू बेस्ड पेपर में चारों ऑप्शंस को रीड करना है। चाहे से आपका आंसर ऑप्शन नंबर 1 A B में आपको मिल जाए तो भी एक बार COD पे नजर जरूर फेरानी, क्या पता उससे भी ज्यादा सही वो लगे। जैसे सपोज करो हमारी नजर केवल सी पे जाती तो हम टिक मार्क करके आ जाते हैं, हो जाता गलत, इतनी मेहनत भी करी, सारा किया, फिर भी गलत। ठीक है, तो ऑप्शन डी पे जो नजर फिर आएगा, यार डी ज्यादा सही लग रहा है, तो सही को टिक नहीं करना है, ज्यादा सही को टिक करना है, मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन को चूज करना है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इज नॉट द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, प्लस और माइनस √3। करेक्ट? कोई डाउट? नो। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3। द वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट, जिसके अंदर 4 एलिमेंट्स हैं, cos 20, sin 20, sin 70, cos 70। तो ये इट वाज अ वेरी इजी क्वेश्चन, बस ट्रिग्नोमेट्री की नॉलेज होनी चाहिए। तो कर दो मल्टीप्लाई। डिटर्मिनेंट कैसे मल्टीप्लाई करते हैं हम, लेफ्ट टू राइट, cos 20 इंटू cos 70 माइनस sin 70 इंटू sin 20। क्या बनेगा, cos 20 cos 70 माइनस sin 70 sin 20। ठीक है, अब दो तरीकों से कर सकते हो उसको, इसके आगे सोल्व, बोलो इसके आगे कैसे सोल्व करेंगे। या तो ऐसे कर लो कि cos 20 को मैं क्या लिख सकता हूँ, sin 90 माइनस 20, cos 70 को एज इट इज छोड़ दो, या फिर इसको भी बदल दो, लो इसको लिख दो sin 90 माइनस 70, और उन दोनों को एज इट इज रहने दो, sin 70 और sin 20। अब देखो sin 90 माइनस 20 sin 70, राइट, और sin 90 माइनस 70 sin 20, और ये sin 70 sin 20, तो ये तो सेम ही बन गए दोनों भाई, sin 70 इंटू साइन 20, sin 70 इंटू साइन 20 सेम बन गए, दोनों कट गए, आंसर 0। एक तरीका ये है। दूसरा तरीका ये है कि आइडेंटिटी यूज करो, cos A cos B, देखो ये किस तरीके का दिख रहा है, cos A cos B माइनस sin A sin B, क्या होता है बेटा, cos A cos B माइनस sin A sin B, cos A cos B माइनस sin A sin B क्या होता है ना, बोलो तनीषा क्या होता है, cos A cos B माइनस sin A sin B, cos A प्लस B। ठीक है, तो A क्या है यहाँ पे 20 और B क्या है यहाँ पे 17, तो cos 90 हो गया, और cos 90 भी क्या होता है C। तो कैसे भी कर सकते हो, आंसर इज C। कोई डाउट? ऑप्शन नंबर C। चाहे तो आप क्लास 10th वाले तरीके से जा सकते हो, क्लास 10th वाला तरीका ये है, sin 90 माइनस थीटा करके कॉम्प्लीमेंट्री रिलेशनशिप को यूज करके, और चाहो तो क्लास 11th वाली आइडेंटिटी को भी यूज कर सकते हो। ओके, लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 4। तनीषा समझ आ रहा है? आपकी आवाज नहीं आ रही है हमें। क्वेश्चन नंबर 4, if A is a matrix of order 3 by 3, then determinant of 4A is equal to, determinant of 4A equals to, ठीक है, तो अगर A एक मैट्रिक्स है 3 by 3 की, तो A का डिटर्मिनेंट नहीं पूछा है उसने, 4A का डिटर्मिनेंट पूछा है। किसका पूछा है? 4A का। तो हमने एक रूल सीखा है, या फॉर्मूला कह लो, कुछ भी कह लो, कि K इंटू A का डिटर्मिनेंट क्या होता है, K की पावर n into determinant A, where n is the order of the matrix A। तो K की जगह क्या है यहाँ पे 4 है, तो 4A का डिटर्मिनेंट क्या होगा, 4 की पावर n इंटू डिटर्मिनेंट है, और ऑर्डर क्या है मेरा, कह रहा है ऑर्डर 3 by 3 है, तो 4 का क्यूब इंटू डिटर्मिनेंट है, और 4 का क्यूब कितना होता है 64 इंटू डिटर्मिनेंट है। तो ऑप्शन नंबर A इज द राइट आंसर। ठीक है, क्यों? क्योंकि हम 4 से मैट्रिक्स ए को मल्टीप्लाई करवा रहे हैं, तो उसके हर एक एलिमेंट से मल्टीप्लाई हो रहा है, डिटर्मिनेंट में बाहर निकाल रहे हैं, तो हर एक रो से 3 बार 4 निकल रहा है,
सिंपल सा लॉजिक है कि मल्टीप्लाई करा रहे हैं तो एक बार जा रहा है, डिटर्मिनेंट में 3 बार भर के बाहर आ रहा है, गया एक बार 3 बार बन के वहां आया। 3 बार ही क्यों आया? क्योंकि रो 3 है। 3/3, अगर 4/4 होती तो 4 बार निकलता। हर एक रो में से हर एक बार निकलेगा वो 4, तो 4³ बन के वो बाहर निकला, तो 64 मल्टीप्लाइड बाई डिटर्मिनेंट ए, ऑप्शन नंबर ए। चलें आगे। और इस तरीके के क्वेश्चन आपको 110% मिलेंगे, जरूर मिलेंगे, ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन। और इस पेपर में भी काफी सारे क्वेश्चन इन तरीकों से बेस्ड है ना, कंफ्यूज करने वाले, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, if the points 2, 3, lambda, -1 and 0, 4 are collinear, then the value of lambda is। ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के बेस फॉर्मूला पे बेस्ड है कि अगर 3 पॉइंट्स कोलिनियर हैं तो उनसे बनने वाले ट्राइंगल का एरिया क्या रख दो? 0 रख दो, ठीक है। तो 3 पॉइंट्स को मैं डिटर्मिनेंट में अरेंज करता हूं जल्दी से। 2, -3, तो यहीं लिख देता हूं 2, -3, और फिर तीसरा कोऑर्डिनेट 1 लगाते हैं। दूसरा क्या है? लैम्डा और -1, और तीसरा 1 लगाते हैं। और तीसरा पॉइंट कौन सा है? 0, 4 और 1, और इसका एरिया क्या कर देते हैं अपन? 0 कर देते हैं। यहाँ से लैम्डा की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। तो पहले एलिमेंट से हम इसको, मतलब पहली रो से हम इसको एक्सपैंड करते हैं। 2 इंटू -1 इंटू 1, -1 -4 इंटू 1, 4 इंटू 1 4, लेकिन एक माइनस और लगेगा तो -4 हो जाएगा। अच्छा, -3 बिकम्स +3, क्योंकि दूसरे एलिमेंट का साइन चेंज होता है, प्लस माइनस प्लस। और इस रो को, इस कॉलम को, इस रो को हाइड किया तो लैम्डा इंटू 1 लैम्डा, -0 इंटू 1 0, और 1 क्या हो जाएगा? +1 है तो +1 ही होगा, साइन चेंज नहीं होगा। लैम्डा इंटू 4 4 लैम्डा, -0 इंटू -1 0, इक्वल टू 0, क्योंकि ये कोलिनियर है। तो 2 इंटू -1 इंटू -4 -5, और ये 3 लैम्डा हो गया, और वो ओनली 4 लैम्डा हो, इक्वल टू 0। तो 2 इंटू -5 becomes what? -10, and 3 lambda plus 4 lambda becomes 7 lambda equals to 0. तो 7 lambda equals to 10, तो lambda equals to 10 divided by 7। आंसर ऑप्शन नंबर ए, 10 divided by 7। ठीक है, कोई डाउट? तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट एंड फिफ्थ करीब करीब आइडेंटिकल है, बस क्वेश्चन पूछने का तरीका अलग है। इसमें सीधे सीधे एक मिसिंग एलिमेंट पूछ लिया डिटर्मिनेंट बनते ही, और उसमें क्या पूछ लिया हमसे? इक्वेशन बनाने पूछ ली, ठीक है ना। तो लेकिन करना एक ही काम है हमको। क्वेश्चन नंबर 6, द डिटर्मिनेंट, अब 3/3 के डिटर्मिनेंट शुरू हो रहे हैं भाई यहाँ से, है ना, 2/2 के खत्म होते हैं। 3/3 के डिटर्मिनेंट गिवन है एक, और आपसे पूछा है कि इसकी जो वैल्यू होगी वो इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा ओनली होगी, मतलब ऐसी वैल्यू होगी जिसमें थीटा दिखाई नहीं देगा। इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स ओनली होगी, यानी कि ऐसे वैल्यू होगी जिसमें एक्स से दिखाई नहीं देगा। इंडिपेंडेंट ऑफ बोथ थीटा एंड एक्स होगी, यानी कि थीटा भी दिखाई नहीं देगा और एक्स भी दिखाई नहीं देगा। नन ऑफ दीज, यानी कि कोई चौथी पांचवी इसके अलावा ही कोई ऑप्शन आंसर है। तो और कोई तरीका नहीं है, आपको क्या करना है? सीधे सीधे एक्सपैंड करके देखना है। तो रो 1 के अलोंग एक्सपैंड कर लेते हैं हम जल्दी से। x मल्टीप्लाइड बाई -x इंटू एक्स, माइनस का x², 1 इंटू 1 1। साइन थीटा का साइन चेंज कर दोगे तो माइनस साइन थीटा, और इसको हाइड किया, माइनस साइन थीटा इंटू एक्स, एक्स साइन, माइनस साइन थीटा इंटू एक्स, माइनस एक्स साइन थीटा, राइट, माइनस भी लगेगा, और फिर माइनस कॉस थीटा इंटू 1 -4। भाई यहाँ पे जो सबसे मेन गलती हो सकती है वो हो सकती है प्लस माइनस साइन थीटा, ठीक है ना। प्लस माइनस साइन पे थोड़ा सा कंट्रोल रखना है, और फिर cos थीटा का साइन चेंज नहीं करना है, तो cos थीटा बिकम्स cos थीटा ओनली। हाइड करो इसको और इसको, माइनस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा, cos थीटा इंटू माइनस, माइनस तो लगेगा ही लगेगा, और x इंटू cos थीटा, माइनस एक्स है तो प्लस एक्स cos थीटा, ठीक है। चेक करते हैं, तो x इंटू -x² बिकम्स माइनस का x³ x इंटू -1 बिकम्स माइनस x। अच्छा जी, माइनस साइन थीटा इंटू -x साइन थीटा बिकम्स प्लस x साइन स्क्वायर थीटा, और माइनस साइन थीटा इंटू माइनस कॉस थीटा बिकम्स प्लस साइन थीटा कॉस थीटा, और प्लस कॉस थीटा इंटू माइनस साइन थीटा बिकम्स माइनस साइन थीटा कॉस थीटा, और प्लस कॉस थीटा इंटू प्लस एक्स कॉस थीटा बिकम्स एक्स कॉस स्क्वायर थीटा। देखो साइन थीटा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा कॉस थीटा कैंसिल आउट हो गए,
ये दोनों मिलके साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा 1 हो जाएगा, कॉमन लेंगे तो, और एक्स बाहर आ जाएगा और ये अंदर रह जाएगा। समझ में आया ना कैसे? देखो ये तो हो गए कैंसिल आउट, है ना। अब ये क्या बचा, माइनस एक्स क्यूब माइनस एक्स। अब इन दोनों में से एक्स कॉमन ले लूं तो अंदर क्या बचता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, 1 हो गया ये तो ये केवल सिंपली एक तरीके से मान लो 1 होके 1 मल्टीप्लाइड बाई एक्स, एक्स ही रह गया, और एक्स माइनस एक्स अगेन कैंसिल आउट हो गए। आंसर क्या आया, माइनस एक्स क्यूब। तो ऐसा आंसर आ रहा है जिसमें एक्स तो आ रहा है बट थीटा नहीं आ रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए, इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा ओनली, इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा ओनली। आपको देखो इस तरह के क्वेश्चंस भी देखने को मिलेंगे जिसमें क्या होगा, डायरेक्ट आंसर नहीं दे रखा, कुछ कुछ सोचने पे मजबूर किया है आपको, है ना भाई। आंसर आ गया दैट इज फाइन, बट सोचने में मजबूर किया कि अब आगे ये आंसर किस टाइप का है, इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा टाइप का, इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स टाइप। इंडिपेंडेंट जहां भी आ जाए समझ लेना वो चीज वहां पे दिखाई देनी नहीं चाहिए, ठीक है। तो एक्स दिखाई दे रहा है, थीटा दिखाई नहीं दे रहा है, तो इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा, ठीक है बेटा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। इफ ए इज ए 2x2 मैट्रिक्स डी सच दैट ए इनवर्स इज इक्वल्स टू के ए इनवर्स इज इक्वल्स टू के ए, फाइंड द वैल्यू ऑफ के। आपको ए एक ऐसी मैट्रिक्स दे रखी है कि जो ए का इनवर्स है वो के मल्टीप्लाइड बाय ए मैट्रिक्स ही है, तो वो के जो मल्टीप्लाई हो रहा है उस के की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो हमारे पास यहाँ पे और कोई चारा नहीं है सिवाय ए इनवर्स निकालने के, और ए इनवर्स निकालने का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ। सिंपलेस्ट तरीका याद करने का, या फिर ऐसे भी याद रख सकते हो 1 डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ। अब एडजॉइंट ऑफ ए, 2/2 का एडजॉइंट निकालना कोई बड़ी बात नहीं है। 2/2 का एडजॉइंट कैसे निकालते हैं, इंटरचेंज द डायगोनल एलिमेंट्स। तो 3 माइनस 3 क्या बनता है, -3 और नेगेटिव द नॉन डायगोनल एलिमेंट्स, तो 2 बनता है -2 और 7 बनता है -7। तो 2/2 का ये एडजॉइंट हो गया। डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालना भी कोई बड़ी बात नहीं है, 3 इंटू -3 -9 और 7 2 जा 14, तो -9 -14 माइनस का 23, राइट। ये आ गया मेरा ए इनवर्स इक्वल टू क्या है ये, के ए, इक्वल टू क्या है ये, के ए। देखो जी यहां से मैं -1/23 तो ले लेता हूं कॉमन, मैट्रिक्स ये क्या बनी, सेम टू सेम ऐसे लिख देता हूं, इक्वल टू के, और ए मैट्रिक्स क्या थी मेरी, ओरिजिनल मैट्रिक्स 3 2 7 -3। यहां तक कोई डाउट नहीं है। अब अपने को क्या करना है, इस के की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो के की वैल्यू फाइंड आउट करने का एक ही तरीका है कि ये मैट्रिक्स और ये मैट्रिक्स बिल्कुल इक्वल की जाए, बिल्कुल इक्वल की जाए। तो आप देखो जरा, अगर इस मैट्रिक्स में से मैं माइनस साइन कॉमन ले लूं तो ये मैट्रिक्स बिल्कुल इक्वल हो जाएगी, या इस मैट्रिक्स में से माइनस साइन कॉमन ले लूं तो भी इक्वल हो जाएगी, कुछ भी कर लो, दोनों में से किसी भी एक मैट्रिक्स में से माइनस साइन। तो मैं पहली वाली मैट्रिक्स से माइनस साइन कॉमन ले लेता हूं, तो -1/23 क्या बन जाएगा, +1/23, -3 becomes 3, -2 becomes 2, -7 becomes 7 and 3 becomes -3। अब आप देखिए ये दोनों मैट्रिसेस जो हैं बिल्कुल आइडेंटिकल है, इक्वल है, 3 3 2 2 7 7 -3। तो ये एक तरीके से इन दोनों को हटाओ तो के की वैल्यू क्या आ गई, 1/23। ठीक है, कर लिया था, हो गया था, हाँ, के की वैल्यू हो गई 1/23। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए टिक मार्क करो, करेक्ट आंसर। चलते हैं, डी वाला कर दिया, तो ये ऑप्शन में जरूर मिलेगा, ठीक है ना। 8th क्वेश्चन, इफ ए इज ए, अब देखो कितनी मेहनत करी होगी, इनवर्स इनवर्स सब निकाला होगा आपने, है ना, बट फिर भी मार्क्स नहीं मिले, ठीक है ना। तो ये एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन पेपर की खास बात है कि आंसर, मेन आंसर लाना है, अगर मेन आंसर ले आओगे तो ही मार्क्स मिलेंगे, अदरवाइज मार्क्स नहीं मिलेंगे। इफ ए इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स सच दैट ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू आई, ठीक है, एक ऐसी स्क्वायर मैट्रिक्स है जिसका स्क्वायर करते हैं तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनती है, तो आपको इस चीज की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। इस चीज की जब अपन वैल्यू निकालेंगे तो अपन इस चीज को हमेशा यूज करेंगे कि ए स्क्वायर क्या है, आई है, ठीक है। अब मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में एक चीज है, आप आइडेंटिटी बिल्कुल सेम पहले की तरह यूज कर सकते हो, जैसे अपन
नंबर्स में यूज करते हैं, ए प्लस बी का होल क्यूब, ए माइनस बी, सब कुछ वैसे यूज कर सकते हो, बस ऑर्डर मत बदलना। ए इंटू बी है तो ए इंटू बी रखना, बी इंटू ए मत करना, क्योंकि मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन क्या होता है, कम्यूटेटिव नहीं होता है ना, इस चीज का ध्यान रखना बस। बाकी आप जैसे आइडेंटिटी सॉल्व करते हो वैसे के वैसे कर दो और कोई दिक्कत नहीं। जैसे कि ये है ए माइनस आई का होल क्यूब, तो ए माइनस बी का होल क्यूब क्या होता है, ए क्यूब, इधर से लिखता हूं क्या होता है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, फिर माइनस 3a स्क्वायर बी, 3a स्क्वायर बी यानी 3a स्क्वायर आई, और प्लस 3ab स्क्वायर, प्लस 3ab स्क्वायर का मतलब हो गया 3a आई स्क्वायर। अब एक बार पहले सबको सॉल्व कर देते हैं ना, ये तो बन गया पहला वाला, प्लस आगे क्या है, a प्लस आई का होल क्यूब, a प्लस आई का होल क्यूब a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी यानी कि 3a स्क्वायर आई प्लस 3ab स्क्वायर यानी कि 3a आई स्क्वायर। ठीक है, माइनस 7a है लास्ट में। ये आपने आइडेंटिटी खोल दी। सबसे पहले तो कुछ कट रहा हो तो काटो, देखो माइनस ए क्यूब से प्लस ए क्यूब और माइनस 3a स्क्वायर आई से प्लस 3a स्क्वायर, फाइन। अब आओ ए क्यूब प्लस ए क्यूब जितना भी जुड़ पा रहा है जोड़ दो, 2a क्यूब राइट, और 3a स्क्वायर आई प्लस 3a स्क्वायर आई 6a आई स्क्वायर, सॉरी 3a आई स्क्वायर है वो, और ये भी 3a आई स्क्वायर, तो 6a आई स्क्वायर, लास्ट में क्या है माइनस 7 है, दैट्स इट। अब आपको यूज करना है a स्क्वायर इक्वल्स टू आई को, तो मुझे बताओ बच्चों 2a क्यूब को क्या मैं a इंटू ए स्क्वायर लिख सकता हूँ या a स्क्वायर इंटू ए लिख सकता हूँ, कैसे भी लिख सकता हूँ जैसे आपकी इच्छा है ना, प्लस इसको तो सिंपली मैं लिख देता हूँ आई स्क्वायर की वैल्यू क्या है, सॉरी ए स्क्वायर की वैल्यू क्या है, अच्छा ए स्क्वायर की वैल्यू है, मुझे एक चीज बताओ आई स्क्वायर क्या होगा, आई और आई इंटू ए क्या होगा, ए, समझ रहे हो। आइडेंटिटी मैट्रिक्स को आइडेंटिटी मैट्रिक्स मल्टीप्लाई किया, अगेन आइडेंटिटी मैट्रिक्स, और आइडेंटिटी मैट्रिक्स का मतलब ही यही है कि जिससे भी मल्टीप्लाई होती है उसकी आइडेंटिटी नहीं बदलती है, तो आई स्क्वायर तो हो गया आई और आई इंटू ए हो गया, ठीक है समझ आया, और माइनस 7 है, ठीक है इधर आ जाओ 2, अच्छा जी ए स्क्वायर की वैल्यू क्या थी आई, ए स्क्वायर की वैल्यू आई थी, ऊपर देखो, ठीक है, तो ए स्क्वायर इंटू आई, ए स्क्वायर की वैल्यू आई और ए इंटू आई, ए इंटू आई ए, तो मैं सिंपली इसको 2a लिख दूं, 2a लिख दूं, ये सारी चीज हो गई 2a प्लस 6a माइनस 7, इसको सॉल्व कर दो, आंसर है 2a प्लस 6a 8a, 8a माइनस 7a आंसर, ठीक है। तो जो अपन आइडेंटिटीज यूज करते हैं वही की वही यूज करते जाओ, कुछ बातें ध्यान रखनी है, एक बात ये है कि कम्यूटेटिव नहीं करना है, दूसरी चीज ये है कि आई से कोई भी मैट्रिक्स मल्टीप्लाई करो तो वही मैट्रिक्स लानी है, आई का कितनी भी पावर करो आई रहेगी, आई स्क्वायर, आई क्यूब, आई की पावर 4, आई की पावर 4 आई रहेगी, ये 2-3 चीजें याद रखो। और कुछ अगर इंपॉर्टेंट बात क्वेश्चन में गिवन हो, जैसे इसमें क्वेश्चन में गिवन थी, ये हमेशा नहीं होगी, इस क्वेश्चन में गिवन है, तो आपको किसी न किसी क्वेश्चन में ऐसी स्पेसिफिक बात दे रखी होगी कि ए स्क्वायर इक्वल्स टू आई या ए क्यूब इक्वल्स टू आई, कुछ भी दे रखी होगी, तो उसको फिर यूज करना है जैसे मैंने यहाँ पे यूज किया इस जगह पे, और आंसर लाना है, ठीक है। एनी डाउट, तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 चलते हैं। एक्सक्यूज मी सर। हाँ तनिषा बोलो। सर क्वेश्चन नंबर 2 में एक चीज पूछनी थी। सेकंड में बताओ, बोलो। सर इसका आंसर सी होना चाहिए ना सर, डी में तो -√3 भी होगा, तो सर -√3 तो एग्जिस्ट ही नहीं करता। -√3 एग्जिस्ट ही नहीं करता, बोलो प्रगति। मतलब सर नॉन रियल है ना। मुझे बताओ प्रगति, -√3 नॉन रियल है क्या। देखो तनिषा, सबसे पहले तो -√3 एग्जिस्ट करता है, -√3 कितना होता है, -1.732, तो ये नंबर रियल क्यों नहीं एग्जिस्ट करता है। हाँ, √3 एग्जिस्ट नहीं करता, √3 कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है, पहली चीज ये। और दूसरी चीज ये है तनिषा, अगर ये एग्जिस्ट नहीं भी करता होता, अगर ये एग्जिस्ट नहीं भी करता होता तो भी ये x की वैल्यू हो सकती है, क्योंकि हमने मैट्रिक्स डिटरमिनेंट्स में ये पढ़ा है कि एलिमेंट्स कैन बी रियल और कॉम्प्लेक्स, एलिमेंट्स कैन बी रियल और
कॉम्प्लेक्स। तो x अगर यहाँ पे नॉन रियल रहेगा तो भी क्या प्रॉब्लम है? ठीक है, यस सर। ठीक है ना। मैट्रिक्स की डेफिनेशन खोल के देखो या डिटरमिनेंट की डेफिनेशन खोल के देखो, दोनों की डेफिनेशन में ये मिलेगा कि अंदर के एलिमेंट्स कैन बी रियल नंबर्स और कॉम्प्लेक्स नंबर्स, दोनों नंबर्स आ सकते हैं। और सबसे मेन बात तो ये है कि ये कॉम्प्लेक्स है ही नहीं, ये है कॉम्प्लेक्स। तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, वो कॉम्प्लेक्स नंबर है नहीं। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ठीक है, यस सर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9। इफ डेल्टा इक्वल्स टू अ 3x3 मैट्रिक्स, द वैल्यू ऑफ A21 कैपिटल A21 है। तो कैपिटल A21 का मतलब क्या है? ए का मतलब एडजॉइंट होता है। बोलो तनिषा, ए का मतलब क्या होता है? कोफैक्टर। और 21 ये A21 है ना, तो A21 का मतलब क्या हो जाएगा कि कोफैक्टर ऑफ द एलिमेंट 21। तो एलिमेंट 21 पकड़ो, का है 11 12 13 21 ये एलिमेंट है। तो इस एलिमेंट का क्या चाहिए आपको? कोफैक्टर चाहिए। कोफैक्टर निकालने के लिए पहले माइनर निकालते हैं, तो M21 क्या होगा? इसको छुपाओ, इसको छुपाओ, H इंटू सी एच सी माइनस F इंटू जी एफ जी। ये तो हो गया माइनर 21। अब कोफैक्टर 21 क्या हो जाएगा? इसका साइन देखेंगे तो साइन क्या होगा? -1 की पावर 2 + 1 2 + 1 3 इंटू M21, यानी कि वही एच सी माइनस एफ जी। तो ये -1 की पावर 3 तो -1 ही हो जाएगी, माइनस बाहर लिख देता हूं, एच सी माइनस एफ जी, और बाहर माइनस साइन है तो क्या बन जाता है? एफ जी माइनस एच सी, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। बोलो कोई डाउट? डी वाला, यानी कि आपने माइनस नहीं किया उसको, यानी कि आपने माइनर निकाल दिए। ठीक है, तो देखो माइनर का आंसर भी है यहाँ पे, एच सी माइनस एफ जी तो माइनर 21 है, और एफ जी माइनस एच सी को फैक्टर 21 है। ठीक है, क्योंकि इसकी सीक्वेंस मतलब इसकी पोजीशन 21 है, तो 2 + 1 ऑड की कैटेगरी में जाएगा, तो साइन चेंज करना पड़ेगा। तो एच सी माइनस एफ जी माइनर था, उसका साइन चेंज कर दिया, तो एफ जी माइनस एच सी, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अगर यहाँ पे ये क्वेश्चन M21 का होता तब ये वाला क्वेश्चन ऑप्शन आंसर होता। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10। इफ A इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 4, A एक ऑर्डर 4 का स्क्वायर मैट्रिक्स है और डिटर्मिनेंट ऑफ A क्या दे रखा है? 3। तो डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट A क्या होगा? तो इसके लिए भी हमने फॉर्मूला सीखा है कि डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स A किसके बराबर होता है? किसके बराबर होता है बोलो? हाँ, डिटर्मिनेंट ऑफ A की पावर n-1, where n is the order of the matrix। तो डिटर्मिनेंट ऑफ A क्या है यहाँ पे? 3 गिवन है ना, देखो डिटर्मिनेंट ऑफ A क्या है? 3, तो मैं 3 यहाँ लिख देता हूँ। n क्या है? ऑर्डर कितना गिवन है? 4, तो 3 की पावर 4 - 1 यानी 3 का क्यूब, यानी कि आंसर इज 27, ऑप्शन नंबर डी। तो सिंपल एक फॉर्मूला याद रखना है कि एडजॉइंट ए मैट्रिक्स का जो डिटर्मिनेंट होता है, एडजॉइंट ए मैट्रिक्स का, वो ओरिजिनल मैट्रिक्स ए के डिटर्मिनेंट की पावर होती है n-1, जहां पे n क्या होगा? ऑर्डर होगा। ऑर्डर 4 है तो आंसर पावर में 3 आएगा, ऑर्डर 3 है तो 2 आएगा, एक पावर कम हो जाएगी। ठीक है, तो 3 क्यूब इक्वल्स टू 27, ऑप्शन नंबर डी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्या टाइम हो गया? 7:27। चलो देखते हैं कितने क्वेश्चन कर पाते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 पे चलते हैं। इफ A इज इक्वल्स टू अ 3x3 मैट्रिक्स 2 λ - 3 0 2 5 1 1 3, देन A इनवर्स एग्जिस्ट। A इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, कब करेगा? कुछ कंडीशंस दे रखी है, तो मुझे बताओ A किसी भी मैट्रिक्स का इनवर्स कब एग्जिस्ट करता है, मतलब वो इन्वर्टिबल कब होती है? जब उसका डिटर्मिनेंट, जब वो मैट्रिक्स जो है क्या हो? नॉन सिंगुलर हो। जब वो मैट्रिक्स क्या हो? नॉन सिंगुलर हो, दैट मीन्स उसका डिटर्मिनेंट नॉन जीरो हो, उसका डिटर्मिनेंट नॉन जीरो। जल्दी से इसका डिटर्मिनेंट निकाल लो। बोलो कौन सी रो या कॉलम के अलोंग इसको आप एक्सपैंड करना चाहोगे? मैक्सिमम जीरो वाली देखते हैं ना अपन,
तो कॉलम नंबर 1 के अलोंग कर लो। कॉलम नंबर 1 में एक 0 दिख रहा है और कॉलम नंबर 1 में भी वही चलता है, प्लस माइनस प्लस। तो 2 के हिसाब से क्या होगा, 2 3 जा 6 माइनस 5 1 जा 5, और 0 वाला तो एलिमेंट करना ही नहीं है। प्लस 1 के अलोंग देख लो, तो लैम्डा इंटू 5 लैम्डा माइनस 2 इंटू -3 -6, तो ये +6 हो गया। ठीक है, सॉल्व करते हैं। 6 - 5 1 1 2 जा 2, और 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम चीज आएगी, 5 लैम्डा प्लस 6, 2 + 6 8, 8 + 5 लैम्डा। अब ये डिटरमिनेंट आ गया, दिस शुड नॉट बी इक्वल टू 0, डिटरमिनेंट शुड नॉट बी इक्वल टू 0 ना, अगर ए इनवर्स एग्जिस्ट कराना है। तो इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करो, तो 5 लैम्डा शुड नॉट बी इक्वल टू 8 उधर जाएगा तो -8, तो लैम्डा शुड नॉट बी इक्वल टू -8/5। ये कंडीशन अगर फुलफिल होती है तब ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, क्योंकि ये कंडीशन फुलफिल होगी तब इसका डिटरमिनेंट 0 नहीं होगा, तब ये मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर रहेगी, तब ये मैट्रिक्स इन्वर्टिबल रहेगी, और तब ही ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। कौन सी कंडीशन चाहिए, ये कंडीशन चाहिए। चेक करो, लैम्डा नॉट इक्वल टू -8/5 कहां दिख रहा है, कहीं भी नहीं दिख रहा है, कहीं भी नहीं दिख रहा है। यहाँ तो लैम्डा इक्वल टू 8/5 है, लैम्डा नॉट इक्वल टू 8/5 है, उधर तो -8/5 है, तो ऑप्शन नंबर बी भी सही नहीं है, उधर तो 8/5 ही है। अच्छा, लैम्डा इक्वल टू -8/5 है, तो यहाँ पे नॉट इक्वल होना चाहिए था। ऑप्शन आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। तो फिर उससे क्या होगा, लैम्डा इक्वल्स टू, अगर आप क्या रख दोगे 8/5, देखो मेरी बात सुनो, लैम्डा इक्वल टू 8/5 रखने से ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, लेकिन केवल और केवल यही वैल्यू रखने से ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा ऐसा नहीं है ना। लैम्डा इक्वल टू 8/5 रखने से ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, दैट इज फाइन, लेकिन क्या दुनिया में यही वैल्यू है क्या लैम्डा की जिससे ये 8/5 ही केवल अकेली वैल्यू है क्या जिससे ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा? बहुत सारी वैल्यूज हैं, केवल एक वैल्यू नहीं है, केवल एक वैल्यू नहीं है, दैट इज लैम्डा नॉट इक्वल टू -8। मतलब -8/5 के अलावा दुनिया की कोई भी वैल्यू रखो ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। तो नेसेसरी कंडीशन तो ये है ना, नेसेसरी कंडीशन तो ये है ना, समझ रहे हो बात को? अगर हम ऑप्शन नंबर ए टिक करते हैं तो इसका मतलब ये है कि लैम्डा इक्वल टू 8/5 रखने से ही ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, इसके अलावा लैम्डा की और कोई भी वैल्यू रखोगे तो ए इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। बट ऐसा नहीं है, लैम्डा की जो चाहे वैल्यू रखो, बट क्या नहीं रखो, तो नेसेसरी कंडीशन जो है 1 2 तीनों ऑप्शन में नहीं दिख रही है, तो फिर आंसर क्या हो जाएगा, नन ऑफ दीज। तो दिस इज ऑल्सो ए वेरी स्पेशल टाइप ऑफ क्वेश्चन जिसमें सब कुछ करने के बाद ऑप्शन सिलेक्शन में आपको बड़ा जोर देना है। ठीक है, क्लियर है? देखो अगर मैं यहां पर माइनस लगा दूं तो ये ऑप्शन सही हो जाता है, अगर मैं यहाँ पे नॉट इक्वल लगा दूं तो ये ऑप्शन सही हो जाता है, बट ना तो इधर नॉट इक्वल लगा हुआ है ना वहां पे माइनस लगा हुआ है, तो ऑप्शन नंबर डी इज द फाइनल आंसर, राइट? चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। इफ ए इज ए नॉन सिंगुलर स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3, ए जो है नॉन सिंगुलर है, ए नॉन सिंगुलर सुनते ही क्या माइंड में आया, ए नॉन सिंगुलर सुनते ही क्या माइंड में आया कि डिटरमिनेंट ए 0 नहीं होगा, पहली चीज। दूसरा, ए इनवर्स भी एग्जिस्ट करेगा, कोई भी मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर है दैट मींस उसका डिटरमिनेंट कुछ तो है, प्लस ए इनवर्स भी क्या कर रहा है, एग्जिस्ट कर रहा है। और सच दैट एक इंफॉर्मेशन और है कि ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4a, ए का जैसे मैं स्क्वायर करता हूँ, ए इंटू ए करता हूँ तो 4a आता है, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट ऑफ ए। तो डिटरमिनेंट ऑफ ए की वैल्यू मुझे निकालनी है। देखो 0 कहीं भी ऑप्शन में नहीं है, क्योंकि डिटरमिनेंट ऑफ ए 0 हो ही नहीं सकता, क्योंकि ए नॉन सिंगुलर है, ए क्या है, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, उसका डिटरमिनेंट 0 नहीं हो सकता। ठीक है, फाइन। देखो आपको गिवन है ए स्क्वायर इक्वल्स टू 4 राइट, ये एक मैट्रिक्स इक्वेशन गिवन है, आपसे पूछा क्या है, ये पूछा। ऑब्वियसली इस इक्वेशन को यूज कर सकते हो और तो आपके पास कोई चारा ही नहीं है। ठीक है, तो ए स्क्वायर को भी एक बार मैं स्प्लिट कर देता हूं, तो ये a इंटू ए हो गया इक्वल्स टू 4। तो ऐसा तो है नहीं कि आप ए से ए काट दोगे, भैया ये मैट्रिक्स है, तो मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स में थोड़ा ना काट सकते हो। हाँ ऐसा जरूर हो सकता था कि अगर इधर स्केलर होता
अदर इधर क्या होता, कोई स्केलर होता, तो फिर आप मैट्रिक्स से मैट्रिक्स उड़ा के उस स्केल, जैसे मान लो यहाँ के होता तो आप के की वैल्यू 4 जरूर लिख सकते थे, क्योंकि के इंटू सम मैट्रिक्स ए बराबर 4 इंटू सम मैट्रिक्स ए है, तो आप के की वैल्यू 4 जरूर लिख सकते थे। बट यहाँ पे ये स्केलर नहीं है, ये भी मैट्रिक्स है, तो मैट्रिक्स को मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करके 4 इंटू सम मैट्रिक्स आ रही है, तो आप मैट्रिक्स से मैट्रिक्स नहीं उड़ा सकते। ठीक है, अब आप क्या करो, आपको डिटरमिनेंट ए चाहिए, आप लो बोथ साइड्स डिटरमिनेंट्स, टेकिंग डिटरमिनेंट्स ऑन both sides, taking determinants on both sides, दोनों साइड्स मैंने डिटरमिनेंट्स ले लिए। ठीक है, तो यहाँ पे a इंटू ए पर डिटरमिनेंट ले लिया, वहां पर 4 इंटू ए पर डिटरमिनेंट ले लिया, कोई डाउट? डंडे खींच दिए बस दोनों जगह, इधर भी डिटरमिनेंट ले लिया और उधर भी डिटरमिनेंट ले लिया। अब मुझे बताओ, दो मैट्रिक्स से इसके प्रोडक्ट का डिटरमिनेंट करते हैं तो अलग अलग डिटरमिनेंट का डिटरमिनेंट करके प्रोडक्ट कर सकते हैं, ये चीज तो सीखी हमने भाई। अगर मैट्रिक्स ए बी के प्रोडक्ट का डिटरमिनेंट करेंगे तो इट विल बी इक्वल टू डिटरमिनेंट ए इंटू डिटरमिनेंट बी, ये चीज तो सीखिए। तो ए इंटू ए का डिटरमिनेंट करोगे तो अलग अलग कर सकते हो, डिटरमिनेंट ए इंटू डिटरमिनेंट ए, और उधर अभी अभी सीखा था मैट्रिक्स को 4 से मल्टीप्लाई किया तो अब 4 कितनी बार बाहर निकलेगा जो उसका ऑर्डर है, नहीं सीखिए, के इंटू ए का होल डिटरमिनेंट इक्वल्स टू के की पावर एन इंटू डिटरमिनेंट ए, ये कितनी बार बाहर निकलेगा जो उसका ऑर्डर है, तो ऑर्डर क्या दे रखा है मैट्रिक्स ए का 3, तो यानी कि ये 4 क्यूब इंटू डिटरमिनेंट ए हो जाएगा, राइट। अब तो ये इससे कट सकता है क्योंकि अब ये नंबर है, अब तो ये एक नंबर है, स्केलर है, कोई स्केलर से मल्टीप्लाई हो रहा है, ये भी स्केलर है, तो मैट्रिक्स तो रहा ही नहीं ना, डिटरमिनेंट निकलने के बाद तो ये स्केलर बन चुका है, तो अब आप इसको इससे काट दोगे तो डिटरमिनेंट ए की वैल्यू क्या आ जाएगी, 4 का क्यूब यानी कि 64। आंसर ऑप्शन नंबर डी, स्टार मार्क करो, वेरी गुड क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर है डी एंड आई विल पुट ए स्टार मार्क। ठीक है, 13th क्वेश्चन हुआ था सॉल्व, हाँ थोड़ा थोड़ा, ठीक है। देखो क्वेश्चन है, लेट एफ जेड इक्वल्स टू ए, मैट्रिक्स गिवन है आपको एफ जेड की जगह, एक मैट्रिक्स गिवन है कितने बाई कितने की, 3/3 की, और एफ ऑफ 5 पूछा है, तो एफ ऑफ 5 तो तभी निकल सकता है जब एफ ऑफ जेड एक फंक्शन ऑफ जेड बन के आए, एफ ऑफ जेड एक फंक्शन ऑफ जेड बन के आए, तभी तो उसमें जेड की वैल्यू 5 पुट अप करके आप एफ ऑफ 5 निकाल सकते हो। तो आपको इस डिटरमिनेंट को सॉल्व करना है, तो व्हेन यू विल सॉल्व दिस डिटरमिनेंट, देखो क्या मिलेगा हमको, जैसे ही मैं इस डिटरमिनेंट को सॉल्व करता हूं देन आई विल गेट, देखो रो 1 क्या लोगे, एक्सपेंड कर देता हूं, तो 5 इंटू जेड जेड स्क्वायर, 2 इंटू 1 2, फिर 3 का साइन चेंज कर दो, जेड 2 इंटू जेड 2z, 1 इंटू 1 1, और 8 का साइन चेंज नहीं होगा, 2 इंटू 2 4, z बन जा z, ये आ गया इसका डिटरमिनेंट। ठीक है, सॉल्व करता हूं, ये f ऑफ z की वैल्यू है इक्वल टू z का स्क्वायर माइनस 2 और बाहर 5 है, तो 5 इंटू जेड का स्क्वायर क्या बन जाएगा, 5z स्क्वायर, 5 इंटू जेड का स्क्वायर क्या बन जाएगा, 5z स्क्वायर, और 5 2 क्या बन जाएगा 10, इधर आ जाओ, -3 इंटू 2z -6z, एंड -3 इंटू -1 +3, 8 4 जा 32, और 8 इंटू -2 माइनस का 16, इसको फर्दर सॉल्व किया तो 5z स्क्वायर -6z, पहले z वाली टर्म्स लिख लो, अब कांस्टेंट टर्म्स को ऐड सब्ट्रैक्ट कर लो, -10 + 3 -7, -7 + 32, 32 में से 7 गया तो 25, 25 - 16, 25 - 16 इज 9, तो अल्टीमेटली एफ जेड की वैल्यू ये आ गई, एफ ऑफ जेड, तो एफ ऑफ जेड एक फंक्शन ऑफ जेड दिखाई दे रहा है, आपको क्या चाहिए बेटा, एफ ऑफ 5, तो जैसे ही एफ ऑफ 5 निकालना है तो जस्ट जेड की जगह 5 पुट अप कर दो, 5 इंटू 5 का स्क्वायर 6 इंटू 5 प्लस 9, 5 इंटू 5 का स्क्वायर यानी कि 125, 6 5 जा 30 प्लस 9, 125 माइनस 30 बिकम्स 95 प्लस 9, 95 प्लस 9 क्या होता है बोलो बच्चों,
104। देखो ऑप्शन नंबर नन ऑफ दिस। ठीक है, अब इसका नेक्स्ट वाला भी देख लो क्योंकि वो भी सेम पैटर्न पे है। एक बार देख लो सही तो किया है ना। 3 रखा तो 2z माइनस 1 कर दिया, 8 रखा तो 4 माइनस z कर दिया, ठीक है, और z स्क्वायर माइनस 2 कर दिया, ठीक है, 5z स्क्वायर माइनस 10 माइनस 6z प्लस 3 32 माइनस 16 5z स्क्वायर माइनस 6z माइनस 10 माइनस 26 35 माइनस 26 प्लस 9। फिर f ऑफ 5 चाहिए तो 5 रख दिया, 4 माइनस, अच्छा मैंने कहा वही कुछ ना कुछ दिक्कत लग रही है। हाँ तो ये z है तो 8 इंटू जेड 8z हो जाएगा, 8z हो जाएगा, राइट, 8z हो जाएगा, ठीक है। तो फिर ये दोनों भी सॉल्वेबल हो गए। माइनस 6z माइनस 8z क्या हो जाएगा, माइनस का 14z, माइनस 14z, और आगे बोलो अब क्या बचा, -10 प्लस 3 -7, 32 माइनस 7 कितना हो जाएगा, प्लस का 25, सही है अभी तो। 32 माइनस 7 -10 प्लस 3 -7 और 32 माइनस 7 प्लस का 25। अब निकालो, हाँ बोलो, कोई डाउट, सही है ना। हाँ अब निकालो, तो अब z की जगह 5 रखना है, तो अब सम अदर आंसर विल गेट। तो ये गलती देखो बहुत ही आम है जो हो जाती है, 2 को z समझना और z को 2 समझना। मैंने भी एक गलती कर दी यहाँ पे, मैं वैसे z को हमेशा ऐसे लिखता हूँ, पता नहीं क्यों मैंने यहाँ पे z को ऐसे लिख दिया। आप कोशिश करो z को ऐसे ही लिखने दो, क्योंकि z को ऐसे लिखोगे तो इस गलती से बच सकते हो। देखो नन ऑफ दिस भी ऑप्शन में दिया है, देखो पूरा पूरा आपको डुबोने के वो फिराक में, आपको नहीं डूबना है बस, ठीक है ना। हाँ 14 इंटू 5 प्लस 25 125, 14 5 जा 70 प्लस 25, तो 125 प्लस 25 150 माइनस 70, 150 माइनस 70 80। ऑप्शन में है क्या, बिल्कुल है, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, बिल्कुल है। तो देखो अगर हम z को 2 समझ लेते हैं तो नन ऑफ दिस को हम टिक मार्क करते हैं। हाँ नन ऑफ दिस की जगह कोई चौथा ऑप्शन होता तब अपन चेक करते फिर से, तब अपन फिर से चेक करते कि यार ऑप्शन ही नहीं मिला, मेरा जो आंसर है वो तो ऑप्शन में मिला ही नहीं, तो मैं चेक करता। बट नन ऑफ दिस रखते ही क्या हुआ कि यार हो सकता है नन ऑफ दिस हुआ होगा, लेकिन नन ऑफ दिस का जब भी आंसर आता है ना तो मैं तो मेरी आदत है मैं रीचेक करता हूँ, जैसा अभी भी किया ना मैंने, नन ऑफ दिस यार एक बार फिर से चेक करते हैं। तो आप भी ऐसे आदत डालो, जब भी नन ऑफ दिस आए तो फिर से चेक करो, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर एंड नॉट ऑप्शन नंबर डी। हाँ क्वेश्चन नंबर 14 सेम पैटर्न पे, तो उसको यहीं पे देख लो। देखो सेम टू सेम क्वेश्चन है, बस डैश लगा हुआ है, क्या लगा हुआ है, डैश लगा हुआ है। तो ये डैश बहुत बड़ी चीज होती है, इस डैश पे तो पूरा चैप्टर है। क्या मतलब होता है इस डैश का, डेरिवेटिव, डिफरेंशिएशन। इस डैश पे तो पूरा का पूरा चैप्टर है, हम इसको इग्नोर नहीं कर सकते। जल्दीबाजी में अगर हमने इसको f ऑफ 5 पढ़ लिया तो गई भैंस पानी में। चलो पहले तो अपन क्या करें, डिटर्मिनेंट निकाले जैसे निकालते थे। तो f ऑफ x की वैल्यू हो जाएगी, बोलो फर्स्ट रो के अलोंग ही एक्सपैंड कर देते हैं, x इंटू 1 1 जा 1 माइनस एक्स इंटू -2, तो ये +2x हो जाएगा ना। फिर -4 का साइन चेंज करेंगे तो +4, और ऐसे ऐसे 1 इंटू 1 1 माइनस 2 इंटू -2 -2 -4, तो यानी कि ये भी +4। 5 का साइन चेंज नहीं होगा, 1x जा x 2 1 जा 2, सॉल्व करते हैं। तो x1 जा x, x 2 जा मतलब 2x इंटू x 2x स्क्वायर, और 4 + 1 5 होता है, 5 4 जा 20 होता है, प्लस 5x माइनस 10। बनाओ फंक्शन 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस x 6x, 20 माइनस 10 10, ठीक है। अब ये तो fx है बेटा, हमको डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा f डैश x, हमको क्या निकालना पड़ेगा, डेरिवेटिव। तो बोलो 2x स्क्वायर का डेरिवेटिव 2 2 जा 4x, और 6x का डेरिवेटिव 6, और 10 का डेरिवेटिव 0। तो अल्टीमेटली आंसर क्या आया, 4x + 6। तो आपके पास f डैश x की वैल्यू है, अब आप निकालो f डैश 5 की वैल्यू। तो अब आप इस वाले फंक्शन में 5 को पुटअप करोगे, ना कि इस वाले फंक्शन में। ये तो ओरिजिनल फंक्शन है, ये इसका डेरिवेटिव है, तो आपको f डैश 5 पूछा है, ना कि f ऑफ 5।
अगर एफ ऑफ 5 पूछता तो आप एक्स की वैल्यू 5 यहाँ पुटअप करते यहाँ, लेकिन उसने एफ डैश 5 पूछा है तो आप एक्स की वैल्यू 5 यहाँ ना पुटअप करके, यहाँ ना पुटअप करके यहाँ पुटअप करो। तो क्या हो जाएगा 4 इंटू 5 प्लस 6, 20 प्लस 6 दैट इज इक्वल टू 26। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है। अच्छा एक बार अगर 5 में यहां पुटअप कर लेता तो क्या होता, अगर मैं यहां 5 पुटअप कर लेता ओरिजिनल फंक्शन में तो क्या होता, चेक करते हैं। तो 2 इंटू एक्स स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25, 6 5 जा 30 प्लस 10, इसको सॉल्व करना जरा। 20 50 प्लस 30 प्लस 10 क्या होता आंसर 90। ठीक है, इस हिसाब से मैं क्या कर देता, नन ऑफ दिस को टिक मार्क करके आ जाता। अगर मेरे को डैश मुझे नहीं दिखता या मैं इग्नोर कर देता तो मैं नन ऑफ दिस को टिक मार्क करके आ जाता। बट द आंसर इज ऑप्शन नंबर बी 26। ठीक है जी, ठीक है, यहां तक क्लियर है, बोलो। गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू लर्नर्स अकेडमी। गुड मॉर्निंग। लेट्स कंटिन्यू द एनालिसिस ऑफ द रिमेनिंग क्वेश्चंस ऑफ द टेस्ट पेपर। क्वेश्चन नंबर 14 तक हो चुका है, क्वेश्चन नंबर 15 करना है, राइट। लेट्स कंटिन्यू विद क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 से 14 तक हो गया था, राइट, कल प्रगति आई थी। क्वेश्चन नंबर 15 से इफ ए इज ए डिटर्मिनेंट 3/3 डिटर्मिनेंट है, अगर मैं इसको मैट्रिक्स कहूँ, मुझे बताओ अगर मैं इसको मैट्रिक्स कहूँ, क्योंकि डिटर्मिनेंट का स्पेसिफिक कोई नाम नहीं दिया था, लेकिन अगर मैं इसको मैट्रिक्स कहूँ तो उसका स्पेसिफिक नाम बन सकता है। किस तरह की मैट्रिक्स है ये, scalar matrix, very good, because the diagonal elements are scalar and non diagonal elements are zero। but determinant में वो नाम है नहीं हमारे पास जैसा उसमें, तो आई विल नॉट से कि ये स्केलर डिटर्मिनेंट है, ऐसा नहीं कहूंगा ना, ऐसा कोई स्पेसिफिक नाम नहीं है, राइट। ओके, देन द वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ए, यानी कि एडजॉइंट ऑफ ए जो मैट्रिक्स होगी उसका भी क्या चाहिए मुझे, डिटर्मिनेंट चाहिए। अच्छा सा प्यारा सा फॉर्मूला है, क्या, डिटर्मिनेंट ऑफ ए की पावर n माइनस 1, राइट। अगर कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है उसके एडजॉइंट ऑफ ए निकालकर फिर डिटर्मिनेंट निकालना हो तो उसका फॉर्मूला है, आप ओरिजिनल डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालो और उसकी पावर क्या लगा दो, n माइनस 1। ठीक है, पावर n माइनस 1 लगेगी तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए तो खैर निकालना ही पड़ेगा, उससे नहीं बच सकते तो निकाल लो। फर्स्ट रो से अगर अपन एक्सपेंड करें, छुपाओ इसको, दिस -2 इंटू -2 4, 0 इंटू 0 0, और 4 इंटू -2 माइनस का 8, दैट मीन्स हमारा डिटर्मिनेंट तो है -8। इसकी पावर क्या लगानी है हमको, n माइनस 1, तो ऑर्डर n का मतलब है ऑर्डर, 3 माइनस 1 2, तो -8 का स्क्वायर क्या होता है 64। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। आपकी नोट शीट ले लो यहां से, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ठीक है, कोई डाउट बोलो। ठीक है, अब देखो ये तो है स्मार्ट तरीका, ट्रेडिशनल तरीका भी है करना चाहो तो, बट मैं तो बेवकूफ़ी कहूंगा अगर करोगे तो, कोई भी ऐसा करना चाहेगा, मान लो भूल गए तो माइंड में रखो, वैसे भी कर सकते हो। ट्रेडिशनल तरीका है कि वही पहले एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स निकालो। एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स कैसे निकालते हैं, किसी मैट्रिक्स की एडजॉइंट मैट्रिक्स क्या होती है, उसके कोफैक्टर्स का ट्रांसपोज। तो आप इन सबके कोफैक्टर्स निकालो, उनका ट्रांसपोज करो और एक एडजॉइंट ऑफ ए नाम की मैट्रिक्स तैयार करो। एडजॉइंट ऑफ ए नाम की एक मैट्रिक्स तैयार करो, और एक बार वो मैट्रिक्स तैयार हो गई फिर उसका डिटरमिनेंट निकाल लो। डिटरमिनेंट निकालना सबको आता है, तो दैट विल बी कॉल्ड एज एन ट्रेडिशनल तरीका। ठीक है ना, इस क्वेश्चन में तो वो अप्लाई किया जा सकता है क्योंकि मैट्रिक्स गिवन है, क्योंकि मैट्रिक्स गिवन है। सपोज करो मैट्रिक्स गिवन नहीं होती, ऐसे ही दे रखा होता कि ए इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स और उस मैट्रिक्स का केवल डिटरमिनेंट गिवन होता। समझ में आई बात, जैसे एक क्वेश्चन पहले हुआ था, चेक करता हूं मैं कहाँ है वो क्वेश्चन, ऐसा क्वेश्चन पहले भी था, मतलब ये फॉर्मूला इस पेपर में पहली बार नहीं लगा है, ये लग चुका है पहले भी, नहीं ये नहीं, ये देखो, ए इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 4 सच दैट, अब मैट्रिक्स गिवन नहीं है, मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट गिवन है सीधा, और वही सेम क्वेश्चन है एडजॉइंट ऑफ ए का डिटरमिनेंट निकालो। तो ये तो मैट्रिक्स तो गिवन है ही नहीं, तो आप एडजॉइंट मैट्रिक्स कैसे बनाओ, बना ही नहीं सकते, तो आपको स्मार्टली करना पड़ेगा क्या, डिटरमिनेंट ऑफ ए की पावर n माइनस 1, डिटरमिनेंट ए की वैल्यू गिवन है,
तो इसमें तो और कोई ऑप्शन ही नहीं था, लेकिन इस क्वेश्चन में वो वाला ऑप्शन भी था कि आप ये फॉर्मूला ना भी आता है तो आप एडजॉइंट ऑफ ए बना दो मैट्रिक्स और फिर उसका डिटरमिनेंट निकालो। बट आई विल नॉट सजेस्ट कि वैसा भी करना, आप तो इसी फॉर्मूले से चलना। ठीक है, क्लियर? तो दोनों तरह के क्वेश्चन क्लियर हुए? इन दोनों में से एक क्वेश्चन आएगा, चाहे से मैट्रिक्स दे के आए या बिना दिए आए। ठीक है, चलते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 16 16 हो गया, 16 करना है ना? हाँ। इफ ए इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 सच दैट a इंटू एडजॉइंट ऑफ a इक्वल्स टू 10 i है, वो ये 101 नहीं है फर्स्ट ऑफ ऑल, क्योंकि अगर देखो आप इसको 101 रीड भी नहीं कर सकते। क्यों? a एक मैट्रिक्स है, एडजॉइंट a भी एक मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन विल गिव मी अ मैट्रिक्स नॉट ए स्केलर क्वांटिटी। तो अगर गलती से रीड कर लिया तो भी थोड़ा दूर चलते चलते आप रुक सकते हो, आप फंसोगे कहीं ना कहीं कि यार ये तो मैट्रिक्स इनटू मैट्रिक्स एक नंबर कैसे आ रहा है। दिस इज नॉट 101। कई बार रीडिंग मिस्टेक भी हो जाती है एंड वो मिस्टेक भी हमारी ही मानी जाती है, किसी को दोष नहीं दे सकते कि सर मैंने इसको 101 पढ़ लिया। अरे पढ़ लिया तो तेरी ही गलती है, क्यों पढ़ लिया, है ना? तो इसको भी, अपनी इस कमी को भी दूर करना है कि रीडिंग मिस्टेक ना हो जल्दीबाजी में। दिस इज नॉट 101, दिस इज 10 है बेटा। टॉपिक्स एंड कॉन्सेप्ट क्रिस्टल क्लियर होने चाहिए, क्रिस्टल क्लियर, है ना? मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन, हाउ कैन इट बी 101, है ना? इट विल बी अ मैट्रिक्स। तो 10 स्केलर है, उसके आगे ये मैट्रिक्स है, राइट? ये आई मैट्रिक्स है। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? कोई डाउट? देन द वैल्यू ऑफ, सेम वही क्वेश्चन आ गया, एडजॉइंट ऑफ ए का डिटरमिनेंट चाहिए। तो फॉर्मूला तो क्या होता है, वो ये वाला फॉर्मूला होता है जो अभी हमने सीखा। अब मैट्रिक्स गिवन नहीं है तो फॉर्मूले से ही चलना पड़ेगा। तो फॉर्मूला क्या होता है बेटा, ये वाला। बट इसके लिए डिटरमिनेंट ऑफ ए की वैल्यू चाहिए, वो वैल्यू हमारे पास है नहीं। कहाँ है वो वैल्यू? नहीं हमारे पास। तो हम क्या करेंगे, इस मैट्रिक्स इक्वेशन का इस्तेमाल करेंगे। इस मैट्रिक्स इक्वेशन का क्या करेंगे, इस्तेमाल करेंगे। क्या मैट्रिक्स इक्वेशन है बेटा? ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल टू 10i, राइट? दो ऑप्शन है, या तो आई को लिख दो 3/3 में 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1, है ना? अगर बिल्कुल ही वीक हो तो भाई समझ में नहीं आता तो पूरा आई मैट्रिक्स तैयार कर दो, फिर 10 को अंदर मल्टीप्लाई करवा दो सारे एलिमेंट से, फिर सॉल्व करो, है ना? नहीं, ऐसा नहीं करना, थोड़े से क्विक हो तो क्या कर सकते हो। अब आपको क्या चाहिए इस मैट्रिक्स इक्वेशन से? आपको क्या चाहिए? डिटर्मिनेंट ऑफ ए, राइट? तभी तो उसकी पावर n-1 करोगे। ये अभी मैट्रिक्स फॉर्म में है, इसका क्या चाहिए? डिटर्मिनेंट। तो कभी भी किसी मैट्रिक्स इक्वेशन में से डिटर्मिनेंट चाहिए हो तो उस मैट्रिक्स इक्वेशन में एलएचएस आरएचएस बोथ साइड्स ले लो डिटर्मिनेंट, टेकिंग डिटर्मिनेंट ऑन बोथ साइड। अभी मैट्रिक्स है, आपको डिटर्मिनेंट चाहिए तो एक साइड तो ले नहीं सकते, दोनों साइड लेना पड़ेगा। तो जैसे ही मैं डिटर्मिनेंट लेता हूं बोथ साइड, तो ये मैट्रिक्स इक्वेशन विल बी कन्वर्टेड इनटू समवॉट लाइक दिस, इसका डिटर्मिनेंट इक्वल टू इसका डिटर्मिनेंट, राइट? एलएचएस आरएचएस पे बोथ साइड क्या ले लिया मैंने? याद रहे, गलती से भी ये गलती मत कर देना कि 10i लिखा हुआ है तो केवल i का डिटर्मिनेंट ले लें, हो जाएगा कबाड़ा। क्यों भाई, केवल i का क्यों लोगे? पूरे आरएचएस का लोगे ना, पूरे आरएचएस का लेंगे, केवल i का नहीं लेंगे, 10i का लेंगे। पता है क्या, 10i का डिटर्मिनेंट लेना और 10 इंटू डिटर्मिनेंट i लेना, दो अलग अलग डिटर्मिनेंट्स निकलेंगे। कैसे? देखो, यहाँ पे ये 10i का होल डिटर्मिनेंट ले रहा हूं मैं, तो एक्चुअली ये 10 की पावर ऑर्डर क्या था, 3 है ना? डिटर्मिनेंट i होगा, यस और नो? भाई मैट्रिक्स को 10 से मल्टीप्लाई किया है तो 10 गया तो एक बार है, आएगा कितनी बार बाहर? जितना ऑर्डर है। सीखा है ना हमने, हर एक रो में से 10 आएगा, हर एक रो में से 10 आएगा ना। अगर नहीं समझ में आया तो भैया आई लिख देना, आपको सीधा सीधा आई को एक्सपैंड कर देना, ये आई है ना, इसको लिख दो और 10 को अंदर मल्टीप्लाई करा दो। कैसे? आई क्या है? 1 0 0 0 1 0 0 0 1, और 10 को अंदर मल्टीप्लाई कराना, सबसे मल्टीप्लाई हो जाएगा वो। तो 10 0 0 0 10 0 0 0 10। अब जब आप इसका डिटर्मिनेंट लोगे तो 10 इसमें से भी निकलेगा, इसमें से भी निकलेगा और इसमें से भी निकलेगा, तो 10 क्यूब निकलेगा बाहर। और अगर आप गलती से ये कर देते
आप डिटर्मिनेंट ही केवल आई का लेते तो दिस वैल्यू एंड दिस वैल्यू आर एंटायरली डिफरेंट वैल्यू। आपको तो 10 क्यूब इंटू डिटर्मिनेंट आई लेना था, आप लेके आ रहे हो 10 इंटू डिटर्मिनेंट आई। अगर आप 10 को छोड़ के केवल आई का डिटर्मिनेंट लेते तो मत करना गलती से भी गलती, टोटल आरएचएस का डिटर्मिनेंट लेना है। कंप्लीट आरएचएस का क्या लेना है, डिटरमिनेंट, एंड कंप्लीट एलएचएस का क्या लेना है, डिटरमिनेंट। कुछ भी नहीं छोड़ना है। जैसे अपन इक्वेशन सॉल्व करते हैं, अपन करते हैं टेकिंग स्क्वायर्स ऑन बोथ साइड, तो जो भी चीज होती है सबका होल स्क्वायर लेते हो ना। टेकिंग स्क्वायर रूट्स ऑन बोथ साइड, तो भी सबका स्क्वायर रूट लेते हो, तो फिर डिटरमिनेंट भी सभी का लेना है, पूरी साइड का लेना है। राइट, क्लियर है यहाँ तक? आगे बढ़ते हैं। चलो, ये तो रही एलएचएस की बात। ओ, आरएचएस की बात। मुझे बताओ एलएचएस में जो डिटरमिनेंट है ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, उसको प्रॉपर्टी से एक्सपेंड करो। एक प्रॉपर्टी सीखी थी हमने कि अगर दो मैट्रिसेस का प्रोडक्ट करके डिटरमिनेंट करें तो डिटरमिनेंट करके प्रोडक्ट कर लो, बात एक है। सीखी थी? तो यहाँ पे ए भी एक मैट्रिक्स है, एडजॉइंट ऑफ ए भी एक मैट्रिक्स है, बट याद रहे ऑर्डर मत बदलना, ए पहले रखना बी बाद में। पर वैसे तो क्या फर्क पड़ेगा बताओ, कुछ फर्क पड़ेगा? 2 into 3 करो या 3 into 2 करो, फर्क नहीं पड़ेगा। हालांकि ऐसा वहां पे कुछ गिवन नहीं है, लेकिन अभी हमने करके देखा तो भी फर्क नहीं पड़ेगा। चलो अपन फिर भी ऑर्डर सेम ही रखते हैं। डिटर्मिनेंट ऑफ ए पहले लिख देता हूं, और इधर क्या लिखूंगा, डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ए। स्प्लिट कर दिया मैंने, इक्वल टू 10 क्यूब इंटू आई। कोई डाउट? अब ये एक नंबर है, ये भी एक नंबर है, ये भी एक नंबर है, और वो भी एक नंबर है। राइट, ठीक है। आई का डिटरमिनेंट क्या होता है, 1। आई का डिटरमिनेंट क्या होता है, 1। 10 क्यूब क्या होता है, 1000। तो ये 1000 हो गया आरएचएस। आरएचएस तो सीधा सीधा 1000 हो गया, क्योंकि आई का डिटरमिनेंट 1 होता है, और 1 into 10 क्यूब क्या हो जाएगा, 1000। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। हमको क्या चाहिए, वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट एडजॉइंट ए का मतलब मुझे इस चीज की वैल्यू चाहिए। तो ये डिटरमिनेंट ऑफ ए उधर भेजूंगा मैं, डिटरमिनेंट ऑफ ए वहां भेजूंगा, तो डिटरमिनेंट ऑफ ए वहां भेजूंगा, इस चीज को वहां भेजूंगा, तो क्या आ जाएगा, एडजॉइंट ऑफ ए का डिटरमिनेंट इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1000 बाय डिटरमिनेंट। लेकिन डिटरमिनेंट ए की वैल्यू कहां से आएगी, डिटरमिनेंट ए की वैल्यू कहां से आएगी, सोचो। वेरी गुड, एक्चुअली वो काम भी तो कर सकते हैं। अब एडजॉइंट ऑफ डिटरमिनेंट ऑफ ए क्या होता है, डिटरमिनेंट ऑफ ए की पावर n-1, वो भी तो होता है। हो गया काम। तो एक बार डिटरमिनेंट ऑफ ए की वैल्यू आ जाएगी वहां से, कैसे, देखो भैया, इट इज ए वेरी नाइस क्वेश्चन आई मस्ट से। हाँ, ये तो प्रॉपर्टी यूज करी है हमने, इसको हटाओ। इसके बाद देखो, इसके बाद क्या होगा, यहाँ पे सॉल्व कर रहा हूँ मैं। ये डिटरमिनेंट ऑफ ए को एज इट इज छोड़ो, एडजॉइंट ऑफ डिटरमिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए क्या सीखा है हमने, कि ये क्या होता है, इनटू डिटरमिनेंट ऑफ ए की पावर n-1, यही होता है। तो डिटरमिनेंट ऑफ ए की पावर n क्या है, ऑर्डर तो गिवन ही होगा एटलीस्ट, ऑर्डर 3 है, तो 3 - 1 यानी कि 2, इक्वल टू उधर क्या आया, 1000। तो एक्चुअली ये डिटरमिनेंट ऑफ ए का क्यूब हो गया, इक्वल टू 1000। तो डिटरमिनेंट ऑफ ए क्या होगा, क्यूब रूट ऑफ 1000, क्यूब रूट ऑफ 1000 विच विल गिव मी 10। एक बार ये आ गया तो अब एडजॉइंट ऑफ ए का डिटरमिनेंट निकालना कौन सी बड़ी बात है। एडजॉइंट ऑफ ए का डिटरमिनेंट क्या था, डिटरमिनेंट ऑफ ए की पावर का स्क्वायर, यही था। तो इसकी वैल्यू आ गई ना, तो 10 का स्क्वायर यानी कि 100। ठीक है, समझ आया? तो टेकिंग डिटरमिनेंट्स ऑन बोथ साइड्स लेने से काम चला, और उसके बाद फिर प्रॉपर्टीज को यूज करते गए, उससे क्लियर हुआ कि एडजॉइंट ऑफ ए का डिटरमिनेंट क्या आ जाएगा, 100 आएगा। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 17, वेरी इजी क्वेश्चन, बस थोड़ा सा दिमाग लगा। द वैल्यू ऑफ 3i3 का डिटरमिनेंट। i3 क्या होता है, i3 आइडेंटिटी मैट्रिक्स जिसका ऑर्डर 3 है, उसको 3 से मल्टीप्लाई करवा रहे हो और फिर डिटरमिनेंट ले रहे हो, तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, 3 क्यूब इंटू i3। 3 अंदर मल्टीप्लाई हुआ है ना i3 से, और फिर डिटरमिनेंट लिया है। तो जैसे अभी ऊपर करके बताया, बाहर आएगा तो ऑर्डर जितना ऑर्डर है उतनी बार बाहर आएगा,
3 मल्टीप्लाई हुआ है 1 0 0 0 उस वाली मैट्रिक्स से, तो 3 अंदर मल्टीप्लाई तो सारे एलिमेंट से हो गया, जब बाहर आएगा तो फर्स्ट रो सेकंड रो थर्ड रो तीनों से आएगा, या कॉलम फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम थर्ड कॉलम तीनों से आएगा, तो 3 क्यूब बाहर आएगा, 3 क्यूब 27 होता है, और आई मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट 1 होता है, आंसर इज 27। विद इन 10 सेकेंड्स का क्वेश्चन है, अगर कॉन्सेप्ट टॉपिक्स क्रिस्टल क्लियर है। इस ये तो फिर भी टाइम लेगा, ये वाला तो फिर भी टाइम लेगा, बट ये तो बिल्कुल टाइम नहीं लेगा अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है। तो देखो कम से कम 3-4 क्वेश्चन ऐसे आ चुके हैं जिसमें किसी मैट्रिक्स को किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करके डिटरमिनेट करवा रहा है, मैट्रिक्स को 3 से मल्टीप्लाई करके डिटरमिनेट करवा रहा है, मैट्रिक्स को आई को 10 से मल्टीप्लाई करके डिटरमिनेट करवाया था 3-4 बार आ चुका है, तो ये टॉपिक ही इंपॉर्टेंट हो गया अपने आप में। भाई किसी मैट्रिक्स को किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करके फिर डिटरमिनेंट करें तो क्या होगा, वो स्केलर जो मल्टीप्लाई हुआ है वो उतनी बाहरी बाहर आएगा जितना ऑर्डर है। ऑर्डर 3 है तो 10 क्यूब बाहर आएगा, जैसे यहाँ पे 3 क्यूब बाहर आया, ऑर्डर 4 है तो 10 की पावर 4 बाहर आएगा, राइट। और दूसरा एडजॉइंट ऑफ ए का डिटरमिनेंट कैसे निकलेगा, दिस इज ऑल्सो अपने आप में एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक। 3-4 क्वेश्चन इस पे बेस्ड है, और बिलीव मी दिस क्वेश्चन पेपर हैज बीन मेड बाय यूजिंग 3 और 4 बुक्स। 3-4 बुक्स को रेफर किया है क्वेश्चन पेपर बनाने के लिए, तो करीब करीब सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें शामिल किए गए। ठीक है ना, टाइम की कमी की वजह से 20 ही तैयार कर पाते हैं, नहीं तो इच्छा तो ये रहती है कि 40-50 दें हर एक चैप्टर में से, फिर तो मजा ही आ जाए करीब करीब सारे का, लेकिन वो टाइम की थोड़ी सी कमी है। एक्स्ट्रा क्वेश्चंस नहीं है बेटा, ऑनलाइन बुक्स है, भरे पड़े हैं उसमें, तो ऑनलाइन बुक्स है, मैं वीडियो के लिंक्स दे दूंगा आपको जहाँ पे अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं, उनमें से जो जैसे मान लो 10 क्वेश्चन है या 5 क्वेश्चन है, 5 क्वेश्चन में से 1 या 2 क्वेश्चन ऐसे हैं जो डिफिकल्ट हैं और 2-3 तो ऐसे ही हैं, तो फिर वो 2-3 इग्नोर करके वो 1 या 2 जो अच्छे हैं वो इसमें डाल देते हैं, या एक ही तरह के 5 क्वेश्चन हैं तो उसमें से एक पिक कर लेते हैं ताकि हर एक टाइप कवर हो सके, हर एक टाइप कवर हो सके, समझ रहे हो। ठीक है, और मेरे हिसाब से अगर आप ये क्वेश्चन पेपर कर रहे हो ना तो इसमें तो सारे टाइप आ ही जाते हैं, कोई टाइप मेरे हिसाब से छूटता नहीं है, फिर भी मैं आपको लिंक भेज दूंगा ना उन वीडियोस के, ठीक है। ये तो हो ही चुका है, आगे चलते हैं। बट ये सब करने के लिए बेटा टाइम चाहिए, ये सब करने के लिए क्या चाहिए, टाइम चाहिए। हम मतलब ये तो वही वाली बात होगी, इसका आंसर तो मार्क कर देना, क्या आंसर आया था 27, ऑप्शन नंबर सी। ये तो वही वाली बात हो गई कि है ना, ये बुक भी चाहिए, वो बुक भी चाहिए, ये बुक भी चाहिए, तसल्ली है कि सारी बुक्स हैं घर पे रखी हुई हैं, बट पढ़ने का टाइम नहीं मिल रहा है ना। अभी कहाँ है टाइम, अभी आपके टेस्ट हो रहे हैं, कल आप आए क्यों नहीं, फिर टाइम था तो बताओ, कल आए क्यों नहीं, अगर टाइम था तो आए क्यों नहीं, क्लास ही नहीं अटेंड हो पा रही तो ये एक्स्ट्रा चीजें कहाँ से हो। ठीक है ना, 20 क्वेश्चंस के एनालिसिस में अगर हम टाइम नहीं दे पा रहे हैं तो उधर तो समुद्र है, 5-5 हजार क्वेश्चन है एक ही टॉपिक में, करते जाओ, बट उस सबके लिए क्या चाहिए, टाइम चाहिए। ठीक है, मेंटली प्रिपेयर करो अपने आप को, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। जब तक हम अपने आप को मेंटली प्रिपेयर नहीं करेंगे तो 20 क्वेश्चंस का 10 क्वेश्चंस भी नहीं निकाल पाएंगे रोज के। अपने आप को मेंटली प्रिपेयर करना होता है कि हाँ ये चीज करनी है। बिलीव मी, ये जब ये पेपर ये वाला था या इससे पहले था इतना याद नहीं है, मैं कहीं बाहर गया हुआ था, आप लोगों का मॉर्निंग में पेपर था, मैं 12 बजे आया था, बट मैं गाड़ी में बैठे बैठे भी अपने आप में मेंटली प्रिपेयर था कि मेरे को घर जाके पेपर बनाना है। अब एक कोई 12 बजे घर जाके पेपर बनाएंगे, एक तो दिमाग ऐसे कहता है अपने आप को, खुद अपना दिमाग अपने को ही डराता है, 12 बजे घर जाके पेपर बनाएगा, पागल हो रहा है क्या। एक मेंटली प्रिपेयर है कि हाँ घर जाना है, बैठना है कंप्यूटर पर, पेपर बनाना, 2-3 बुक्स खोलनी है, ऑनलाइन ही खोलता हूँ, मेरे पास फिजिकल कोई बुक्स नहीं है, 2-3 वीडियोस देखने हैं, तो ये मेंटली प्रिपरेशन हो गई ना। तो अब ये दिखता नहीं है कि फिर 12 बज रही है, 1 बज रही है, 2 बज रही है। और ये काम जब मैं खुद पढ़ता था तो करता था, पढ़ाई के टाइम भी जब मैं मेंटली प्रिपेयर रहता था ना तो टाइम का पता ही नहीं चलता, नींद भी नहीं आती थी क्योंकि मैं मेंटली प्रिपेयर हूँ, हाँ मेरे को ये काम करना है, काम करना है तो बस क्यों नींद आएगी। समझ रहे हो बात, अपने आप को मेंटली प्रिपेयर करो, आपका दिमाग आपको डराएगा कि यार 12 बज गई, 1 बज गई, ये कोई और नहीं डराता, आप खुद अपने आप को डराते हो कि यार 12 बज गई, 1 बज गई, 2 बज गई।
और आप खुद ही हो जो अपने आप को मोटिवेट कर सकते हो। कोई भी दुनिया का और इंसान या कोई भी बड़े बड़े मोटिवेटर आते हैं, कोई मोटिवेट नहीं कर सकता जब तक आप खुद को नहीं मोटिवेट करो। ठीक है, तो थोड़ा सा इस पर काम करो। ए इज एन इन्वर्टिबल मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 4। एक इन्वर्टिबल मैट्रिक्स है। इन्वर्टिबल मैट्रिक्स क्या होती है? जिसका डिटर्मिनेंट जीरो नहीं निकलता, जिसका डिटर्मिनेंट जीरो। सिंपल सी बात है, ए एक इन्वर्टिबल मैट्रिक्स है, दैट मींस ए नॉन सिंगुलर है, दैट मींस उसका डिटर्मिनेंट नॉन जीरो है। ठीक है जी। ऑर्डर क्या है? 4। इनवर्स ऑफ ए का डिटर्मिनेंट, ये तो आपकी बुक का ही क्वेश्चन है, ये आपकी बुक का ही क्वेश्चन है। इनवर्स ऑफ ए का क्या चाहिए बेटा? डिटर्मिनेंट से। कैसे निकालेंगे? एनी आइडिया? ए एक इन्वर्टिबल मैट्रिक्स है, कुछ भी गिवन नहीं है, केवल क्या गिवन है? ऑर्डर 4 गिवन है। उस मैट्रिक्स का क्या निकालना है आपको? इनवर्स मैट्रिक्स निकालना है। और इनवर्स मैट्रिक्स भी एक मैट्रिक्स ही होगी, उसका भी क्या निकालना है आपको? डिटर्मिनेंट निकालना। ठीक है, हाँ वो तो ठीक है, लेकिन प्रोसेस क्या है वो तो आपको याद हो गया। देखो, मैट्रिक्स ए है मेरे पास, राइट? मैट्रिक्स ए है मेरे पास, इसका क्या चाहिए मुझे? डिटर्मिनेंट। तो मुझे बताओ, ए नहीं, इसका डिटर्मिनेंट थोड़ा चाहिए, इसके इनवर्स का डिटर्मिनेंट चाहिए। इसका इनवर्स कैसे निकलता है? वेरी गुड, 1 अपॉन इंटू। ठीक है, कोई डाउट? आपने बताया फॉर्मूला, इसको थोड़ा सा, हाँ चलो ठीक है, यहाँ पे भी ठीक। अब आपको इस चीज का डिटर्मिनेंट चाहिए, राइट? अभी ये मैट्रिक्स फॉर्म में है। अभी आप ये चेक करो कि एलएचएस मैट्रिक्स फॉर्म में है या डिटर्मिनेंट फॉर्म में? एलएचएस मैट्रिक्स फॉर्म में, ए इनवर्स एक मैट्रिक्स है। आरएचएस मैट्रिक्स फॉर्म में या स्केलर फॉर्म में? मैट्रिक्स। बेटा मैट्रिक्स इक्वल्स टू स्केलर कैसे होगा? फिर तो आपने इक्वेशन ही गलत लिखी है। ये एडजॉइंट ऑफ एक मैट्रिक्स है ना, और मैट्रिक्स मल्टीप्लाइड बाय ए स्केलर इज आल्सो ए मैट्रिक्स, नॉट ए स्केलर। मैट्रिक्स मल्टीप्लाइड बाय ए स्केलर इज ए मैट्रिक्स। ये भी मैट्रिक्स फॉर्म में है, ये भी मैट्रिक्स फॉर्म में है, और एलएचएस की जो मैट्रिक्स है उसका क्या चाहिए? डिटर्मिनेंट चाहिए। टेक डिटर्मिनेंट ऑन बोथ साइड्स। सिंपल सा लॉजिक है, एक मैट्रिक्स इक्वेशन में से किसी भी एक एलिमेंट का डिटर्मिनेंट चाहिए, दोनों साइड ले लो डिटर्मिनेंट, दोनों साइड क्या ले लो? अब इसको तो छेड़ो ही मत, क्योंकि जो एलएचएस है वो तो आपको चाहिए, जो एलएचएस है वो तो आपको चाहिए। आरएचएस पे आता हूं। अब वही सेम चीज, मैट्रिक्स से इसको मल्टीप्लाई करोगे तो जितना ऑर्डर है उतनी बार ही बाहर आएगा, जितना ऑर्डर है उतनी बाहर ही क्या आएगा? बाहर आएगा। तो 1 डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए, ये एक क्या है? ये एक स्केलर है ना, कितनी बार बाहर आएगा? 4। तो 4, इसकी पावर 4 लिख देता हूँ यहाँ पे, क्योंकि 1 की पावर 4 तो 4 ही होती, 1 ही होती है। इनटू एडजॉइंट ऑफ ए का एडजॉइंट ऑफ ए का डिटरमिनेंट। कोई डाउट यहां तक? अब एडजॉइंट ऑफ ए का डिटरमिनेंट कैसे निकलता है वो भी आता है आपको। तो डिटरमिनेंट ए की पावर कितना? n माइनस 1, यानी 4 माइनस 1 3 ऊपर है। अब ये स्केलर फॉर्म में टोटली, अब ये टोटली स्केलर फॉर्म में है। डिटरमिनेंट ए का क्यूब है, डिटरमिनेंट ए की पावर 4 है, कट के नीचे कितनी बार डिटरमिनेंट ए बचेगा? एक बार ही। तो 1 डिवाइडेड बाय डिटरमिनेंट ऑफ ए, आंसर। समझ आया? ठीक है ना, इजी क्वेश्चन है। और अगर याद रखना चाहो तो डायरेक्ट याद रख लो, मैं उसके लिए भी मना नहीं करूंगा कि ए इनवर्स का डिटरमिनेंट क्या होता है, 1 डिवाइडेड बाय डिटरमिनेंट ऑफ ए होता है। और ताज्जुब की बात ये, ऑर्डर कुछ भी हो आंसर यही होता है। ऑर्डर कुछ भी हो आंसर, ऑर्डर 4 था तो भी आंसर ये, ऑर्डर 5 हो तो भी आंसर ये, क्योंकि ऑर्डर 5 होता तो यहाँ 5 होता, यहाँ 4 होता। अगर ऑर्डर 10 होता तो यहाँ 10 होता, वहां 9 होता। हमेशा एक कम तो ऊपर आएगा और जितना है वो नीचे आएगा, तो कट के बचेगा तो यही। ठीक है, आपके एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है, डिटरमिनेंट वाले एक्सरसाइज में लास्ट में है भी मल्टीपल चॉइस। आपके एनसीईआरटी में सेम टू सेम ऐसा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। ऑप्शन नंबर बी। डिटरमिनेंट ऑफ ए को ऐसे भी लिख सकते हो, डिटरमिनेंट ऑफ ए, राइट?
ऐसे भी लिख सकते हो ना डिटरमिनेंट ऑफ ए। तो जो एमसीक्यू में है वो एक्चुअली ये है। अब याद आ गया होगा, ऐसा है, इस फॉर्म में नहीं है। ठीक है ना। चलो क्वेश्चन नंबर 9 इफ ए इज ए सिंगुलर मैट्रिक्स है ए। अरे भाई ए सिंगुलर मैट्रिक्स है, दैट मीन्स क्या हुआ, क्या, डिटरमिनेंट ए जीरो, दैट मीन्स डिटरमिनेंट ए जीरो। इसकी वैल्यू चाहिए, इसकी वैल्यू चाहिए। हम एक काम करते हैं, a इंटू एडजॉइंट ऑफ ए की वैल्यू चाहिए आपको, तो डिटरमिनेंट a की वैल्यू है 0। अच्छा इसके ऊपर डिटरमिनेंट लगना चाहिए, एक मिनट, a इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, मैट्रिक्स ए को एडजॉइंट ऑफ ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो कैसी मैट्रिक्स बनेगी, दिस इज आवर क्वेश्चन। अच्छा जी, और डिटरमिनेंट ऑफ ए क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। अगर मैं बोथ साइड डिटरमिनेंट ले लूं, मतलब इसका मैं डिटरमिनेंट ले लूं, बट मैं डिटरमिनेंट क्यों लूं, ये एक अच्छा क्वेश्चन है। अगर ए एक सिंगुलर मैट्रिक्स है, ए एक सिंगुलर मैट्रिक्स है, दैट मीन्स डिटरमिनेंट ऑफ ए क्या है, 0 है। डिटरमिनेंट ऑफ ए 0 है तो इसका मतलब ये तो है नहीं कि मैट्रिक्स ए नल मैट्रिक्स होगी, क्योंकि नॉन जीरो मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट भी 0 तो आ ही सकता है। आ सकता है क्या, नॉन जीरो मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट 0 आ सकता है। नॉन जीरो मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट 0 कैसे आएगा, ऑब्वियसली ऐसा हो सकता है ना, जैसे कि हमने सॉल्व किया 0 0 0 0 5 0 0 0 2। अब ये नॉन जीरो मैट्रिक्स है, बट इसका डिटरमिनेंट तो 0 ही आएगा। इसका डिटरमिनेंट क्या आएगा, जैसे आप 1 यहाँ ले लो, नहीं 1 यहाँ मत लो, अभी भी ये नॉन जीरो मैट्रिक्स है पर इसका डिटरमिनेंट 0 आ रहा है। तो फिर इस क्वेश्चन को कैसे करें सॉल्व, डिटरमिनेंट ऑफ ए हमारे पास 0 है, तो ए नॉन जीरो है, ये तो फिक्स है नहीं कि ए नॉन जीरो होगा। अगर मैं बोथ साइड डिटरमिनेंट ले भी लेता हूँ तो शायद, अगर मैं बोथ साइड डिटरमिनेंट ले भी लेता हूँ तो क्या हो जाएगा, डिटरमिनेंट ऑफ ए मल्टीप्लाइड बाय डिटरमिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए, राइट। तो डिटरमिनेंट ऑफ ए तो 0 है, मल्टीप्लाइड बाय ये कोई नंबर होगा, ये नंबर क्या होगा, डिटरमिनेंट ऑफ ए की पावर n माइनस 1 होगा। तो 0 इंटू 0 ये तो 0 होगा, दैट इज फाइन। बट उससे बट उससे ये मैट्रिक्स क्या है, ये मैट्रिक्स कैसी है वो कहाँ पता चला, वो पता चला ना, बिल्कुल चला, वो भी एक नल मैट्रिक्स होगी। कैसे पता चला, सोचो ध्यान से। नहीं पर वो मैट्रिक्स नल मैट्रिक्स क्यों होंगे, क्या टिक किया था आप लोगों ने इसका, नल मैट्रिक्स, बट जरूरी नहीं है। आंसर विल बी नन ऑफ दिस। एक्चुअली आंसर पता है क्या है इसका, कैन नॉट बी डिटरमिनेंट। कुछ भी मैट्रिक्स हो सकती है भाई। मुझे एक चीज बताओ कि A इंटू एडजॉइंट ऑफ ए जो मैट्रिक्स होगी, ये जो मैट्रिक्स बनेगी ना एक, ये कैसी मैट्रिक्स बनेगी, नल मैट्रिक्स बनेगी, आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनेगी, या स्केलर मैट्रिक्स बनेगी, या कोई चौथी मैट्रिक्स बनेगी। तो आंसर है कैन नॉट बी डिटरमाइंड, और कैन नॉट बी डिटरमाइंड मतलब जब जो हमारा आंसर है वो अगर ऑप्शन में नहीं है तो फिर आंसर क्या होता है, नन ऑफ दिस। नन ऑफ दिस का मतलब क्या होता है, कोई बता सकता है, नन ऑफ दिस का मतलब क्या होता है, मतलब ऑप्शन में नन ऑफ दिस है, इनमें से कोई नहीं, बिल्कुल इनमें से कोई नहीं, इन चारों में से कोई नहीं है, इन तीनों में से कोई नहीं है। ठीक है ना। इसका मतलब ये नहीं कि इस क्वेश्चन का आंसर ही नहीं है, इस क्वेश्चन का आंसर है, इन ऑप्शन में नहीं रखा हुआ। नन ऑफ दिस का मतलब ये होता है इस क्वेश्चन का आंसर तो है बट इस ऑप्शन में नहीं रखा हुआ। इस क्वेश्चन का आंसर विल बी कैन नॉट बी डिटरमाइंड, और वो कैन नॉट बी डिटरमाइंड वाला जो आंसर है वो इन चारों ऑप्शन में नहीं रखा हुआ है, तो फिर आंसर क्या रहेगा, नन ऑफ दिस। क्यों, अब सुनो,
हमको इस चीज की वैल्यू चाहिए कि ये किस तरह की मैट्रिक्स बनेगी। हमको गिवन है कि ये 0 है, हमको गिवन है कि ये 0। तो अगर ये किस तरह की मैट्रिक्स बनेगी ये मुझे पता लगाना है। मान लो इसको मैं एक मैट्रिक्स मान लेता हूं बी, तो एक तरीके से क्वेश्चन हो गया कि बी किस तरह की मैट्रिक्स है। एक तरह से क्वेश्चन क्या हो गया कि बी जो मैट्रिक्स है वो किस तरह की मैट्रिक्स है। सपोज करो मैं डिटर्मिनेंट लेता हूं, तो डिटर्मिनेंट क्या आता है, डिटर्मिनेंट ए इंटू डिटर्मिनेंट एडजॉइंट, राइट। अब ये तो 0 है, तो ये 0 इंटू कुछ भी क्वांटिटी रहेगी, कुछ भी क्वांटिटी रहेगी, आंसर तो 0 आएगा। तो यानी कि बी का डिटरमिनेंट, ये मैट्रिक्स बी तो थी, यानी बी का डिटरमिनेंट क्या आ गया 0। लेकिन बी का डिटरमिनेंट 0 है, इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि बी नल मैट्रिक्स है। बी का डिटरमिनेंट 0 है, इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि बी नल मैट्रिक्स है। बी कुछ भी मैट्रिक्स हो सकती है, बी कैन बी एनी मैट्रिक्स, तो कुछ भी मैट्रिक्स हो सकती है, पता लगा ही नहीं सकते, कुछ भी रख दो। तो आंसर इज डेटा इनसफिशिएंट या फिर कैन नॉट बी डिटरमिनेंट। कैन नॉट बी डिटरमाइंड आ जाए या फिर डेटा इनसफिशिएंट आ जाए, दोनों में से कोई भी आंसर आप मार्क कर सकते हो, ठीक है ना। अब वो दोनों ही नहीं है तो फिर आंसर क्या होगा, नन ऑफ दिस। आपने कैसे डिसाइड कर लिया कि बी नल मैट्रिक्स होगी, उसका डिटरमिनेंट 0 है। किसी मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट 0 है तो 100% श्योर थोड़ी ना हो कि वह नल मैट्रिक्स होगी, हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। तो आंसर है कि पता नहीं लगा सकते, दैट मीन्स कैन नॉट बी डिटरमिनेंट, ठीक है। तो कंफ्यूज करने वाला क्वेश्चन था, लेकिन ऑप्शन ऐसा रखा हुआ है जो कि टिक किया जा सकता है, नन ऑफ दीज, ठीक है। अच्छा, इसके पीछे डिटरमिनेंट लगा देता और पूछता इस डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या है, तो फिर हम आंसर देते। और लेकिन फिर नीचे मैट्रिक्स फॉर्म में आंसर नहीं होता, नीचे स्केलर फॉर्म में आंसर होता है, जैसे कि 0, जैसे कि 1, जैसे कि 3 और नन ऑफ दिस, फिर आंसर आप 0 मार्क करते, क्योंकि डिटरमिनेंट उसका 0 आ रहा है। लेकिन डिटरमिनेंट 0 आ रहा है, वो मैट्रिक्स कैसी है वो नहीं पता लगा सकते हम, ठीक है। क्लियर है, समझ आया सभी को, ठीक है। हाँ, एक क्वेश्चन और बन सकता है अगर ऐसा हो जाए, अगर ऐसा हो जाए दिस दिस। अब देखो इस क्वेश्चन को रीड करो। एडजॉइंट ऑफ ए जो मैट्रिक्स है वो एक, उसको उसको आप मल्टीप्लाई करो डिटरमिनेंट ऑफ ए से। अब एडजॉइंट ऑफ ए कुछ भी मैट्रिक्स रही होगी, डिटरमिनेंट ऑफ ए तो 0 है, तो 0 से जब हम हर एक एलिमेंट को मल्टीप्लाई करेंगे, अब तो वो 0 मैट्रिक्स ही बननी है, नल मैट्रिक्स ही बननी है, समझ रहे हो। जैसे ये डिटरमिनेंट ऑफ ए क्या है, 0 है, 0 है। एडजॉइंट ऑफ ए क्या रही होगी, कोई मैट्रिक्स रही होगी, इसको जब मल्टीप्लाई कराएंगे तो 0 हर एक एलिमेंट से मल्टीप्लाई होगा, होगा। तो अब ये सबको 0 बनाएगा, तो अब आंसर नल मैट्रिक्स निकल के आएगा। तो या तो क्वेश्चन में मिसप्रिंट है, लेकिन देखो नन ऑफ दिस ऑप्शन में आ गया, तो फिर हम ये भी नहीं कह सकते कि सर क्वेश्चन में मिसप्रिंट, ठीक है। इस क्वेश्चन का आंसर तो नन ऑफ दिस रहेगा। कल को अगर यहाँ पे डिटरमिनेंट ऑफ ए आ जाए, तब आप ए नल मैट्रिक्स को टिक मार्क कर सकते हो, मतलब ए के आजू बाजू डिटरमिनेंट वाला डंडे आ जाए। क्लियर है अभी सबको, कोई डाउट। चलो क्वेश्चन नंबर 20, लास्ट क्वेश्चन। इफ p इज इक्वल्स टू 3/3 की एक मैट्रिक्स है, उस मैट्रिक्स में एक एलिमेंट मिसिंग है, गामा। गामा रीड करते हैं ना इसको, सॉरी अल्फा, अल्फा 1 अल्फा 3 1 3 3 2 4 4, ठीक है ना। इज द एडजॉइंट ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स ए। स्क्वायर मैट्रिक्स ए का ये क्या है, ये वाली जो मैट्रिक्स है, ये वाली जो मैट्रिक्स है ए मैट्रिक्स की एडजॉइंट मैट्रिक्स है, ठीक है। और डिटरमिनेंट ऑफ ए क्या है, डिटरमिनेंट ऑफ ए क्या है, 4 है। तो आपको क्या पता लगाना है, इस अल्फा की वैल्यू पता लगाना, ठीक है। क्वेश्चन समझ में आया कि हमारे पास एक मैट्रिक्स है P, ये मैट्रिक्स एक ए मैट्रिक्स की एडजॉइंट मैट्रिक्स है, एक ए मैट्रिक्स की क्या है ये, एडजॉइंट मैट्रिक्स है। और हमको क्या गिवन है, ये गिवन है कि डिटरमिनेंट ऑफ ए क्या है, 4 है। तो आपको किसकी वैल्यू निकालनी है, इसकी वैल्यू निकालनी है। मुझे एक चीज बताओ, डिटरमिनेंट ऑफ ए कैसे निकालोगे, और उसको 4 के इक्वेट रख देंगे, सिंपल सी बात है। डिटरमिनेंट ऑफ ए निकालेंगे कैसे, डिटरमिनेंट ऑफ ए मैट्रिक्स से कैसे निकालेंगे, कौन सी मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट निकालूंगा, किसी एक मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट निकालूंगा और वो 4 गिवन है, तो उसको इक्वेट कर दूंगा 4 से, और वहां से गामा की वैल्यू आ जाएगी, अल्फा की वैल्यू आ जाएगी। बट कौन सी मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट निकालूं मैं, इस मैट्रिक्स का तो निकाल नहीं सकता, क्योंकि ये ए मैट्रिक्स नहीं है,
ये ए मैट्रिक्स नहीं है, ये क्या है, ये ए मैट्रिक्स की एडजॉइंट है, ये ए मैट्रिक्स की क्या है, एडजॉइंट है। समझ में आ रहा है? देखो क्वेश्चन ये है बेटा कि जो पी मैट्रिक्स है ना वो ए मैट्रिक्स की एडजॉइंट है, यानी कि एडजॉइंट ऑफ ए क्या है, पी है। क्लियर है? ए कैपिटल लिखते हैं इसमें, एडजॉइंट ऑफ ए क्या है, पी है। ठीक है जी। अब एडजॉइंट ऑफ ए अगर पी है तो मैं ऐसे कर सकता हूं कि पी मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट निकाल देता हूं, तो उधर एडजॉइंट ऑफ ए का डिटरमिनेंट निकल जाएगा। और एडजॉइंट ऑफ ए का डिटरमिनेंट क्या होता है, डिटरमिनेंट ए की पावर n माइनस 1। n तो मेरे पास ऑर्डर तो दिख ही रहा है, 3 है, 3 है ना, तो इसका क्या हो जाएगा, स्क्वायर। और डिटरमिनेंट ऑफ ए की वैल्यू क्या है, 4, 4 का स्क्वायर 16। अब आप केवल पी मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट निकाल के 16 से इक्वेट कर दो, अल्फा की वैल्यू आ जाएगी। मैट्रिक्स पी क्या है, यही तो है मैट्रिक्स पी, 1 अल्फा 3 1 3 3 2 4 4। इसका डिटरमिनेंट निकालो और किसके इक्वेट करो, 16 के। चलो डिटरमिनेंट निकालते हैं। रो 1 के अलोंग इसको मैं डिफरेंट वो करता हूँ, एक्सपैंड करता हूँ। तो 1 इंटू 3 4 जा 12 माइनस 4 3 जा 12, ये तो कट गया मतलब है ना, माइनस अल्फा का साइन चेंज हो जाएगा, अल्फा इंटू ये हाइट हुआ, ये हाइट हुआ, 1 4 जा 4 3 2 जा 6 प्लस 3 इंटू 1 4 जा 4 3 2 जा 6। देखते हैं, और इक्वल टू क्या रहेगा ये, 16। तो ये तो 0 हो गया। 4 माइनस 6 होता है माइनस टू इंटू माइनस अल्फा प्लस 2 अल्फा। 4 माइनस 6 माइनस टू इंटू प्लस 3 इक्वल टू 16। तो 2 अल्फा क्या हो गया, 16 प्लस 6 कितना होता है, 22। तो अल्फा क्या हो जाएगा, 22 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू 11। आंसर टिक मार्क किया था किसी ने, सही किया था गलत किया था, सही कर दिया था, इसी तरीके से किया, ठीक है ना। आपने तो इसी का निकाल दिया। अरे ये तो ए मैट्रिक्स थोड़ी ना है, ये तो पी मैट्रिक्स है, और ये पी मैट्रिक्स ए मैट्रिक्स का एडजॉइंट है। तो मैं सिंपल सी एक बात लिखता हूं कि ये जो पी मैट्रिक्स है ये एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स है, और फिर ले लेता हूं दोनों साइड डिटर्मिनेंट। फिर क्या ले लेता हूं मैं, दोनों साइड डिटर्मिनेंट। पी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट ऐसे निकलेगा, एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट ऐसे निकलेगा, एडजॉइंट डिटर्मिनेंट ऑफ ए का स्क्वायर, डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू गिवन है 4 का स्क्वायर 16। तो पी मैट्रिक्स का जो डिटर्मिनेंट है उसको 16 के इक्वेट करना है और वहां से अल्फा सॉल्व करना है। और आपने डायरेक्ट इसी का डिटर्मिनेंट निकाल लिया होगा और वही आंसर मार्क कर लिया होगा, तो वो ऑप्शन में भी था, क्या रहा था ना ऑप्शन में, रखा था मैंने, मेरे को ध्यान है। तो मिलेगा, हमेशा मिलेगा। जो आप थोड़ा सा स्लाइड रास्ता भटक के कहीं भी पहुंचोगे ना, तो वो जो डेस्टिनेशन है ना जहां पहुंचोगे वो जरूर मिलेगी ऑप्शन में। मतलब वो तो आपको बिल्कुल भटकाने की कोशिश करेगा। तो घूम फिर के बात वही आ जाती है कि टॉपिक्स एंड कॉन्सेप्ट्स क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए। ठीक है, क्लियर है। जिसने पेपर बनाया है ना बेटा, जो भी पेपर बनाता है वो आपसे ज्यादा मेहनत करता है। आंसर लिखना इज क्वाइट इजी, क्वेश्चन बनाना इज वेरी वेरी डिफिकल्ट, और फिर उसके ऑप्शन सेट करना। समझ रहे हो बात को, मतलब 4 ऑप्शन सेट ऐसे करने पड़ते हैं, 4 बार क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ता है कि अगर ये इधर फिसला तो ये ऑप्शन डालो, अगर ये इधर फिसला तो ये ऑप्शन डालो। ठीक है ना, तो बहुत मेहनत लगती है इसमें। उन √3 और प्लस में आप √3 की तरफ पहुंच गए, जबकि आंसर तो और √3 भी रखा था ऑप्शन में, कि आप प्लस माइनस √3 को बाद में देखें, पहले √3 को देखो और टिक मार्क करो, गलती करो, आगे बढ़ो। पहले देखो, हाँ हो सकता है प्लस माइनस √3 पहले रखा हुआ होता तो आपकी नजर उस पर पहले पड़ती, फिर आप उसको टिक करते, तो वो गलत को पहले रखेगा। ठीक है, क्लियर है। तो ये था आपका डिटर्मिनेंट्स वाला चैप्टर। अब आप अपने अपने मार्क्स बता दीजिए। दैट इज ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू अस। हैव अ नाइस डे, कीप लर्निंग एंड बाय। टुमारो वी विल स्टार्ट लीनियर प्रोग्रामिंग, राइट। 2 दिन उसका रिवीजन करेंगे। ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे।